Assalamualaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. 365 News. मैं हूं नादिया खानी मैं है हूं ज़ोएब हसन हसन और बहुत ही गपोड़े दो मजे के होस्ट आपको मिल गए सुबह सुबह। देखिए जरा कमाल हो गया है। इतनी इंटरेस्टिंग बातें करंट अफेयर से रिलेटेड थोड़ी कभी एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें जो हम आपको एंटरटेनिंग अंदाज में बताते हैं। तो न्यूज इज एवरीबॉडीज बिजनेस। ऐसा होता नहीं है वैसे। ये बहुत रेयर है, ये रेयर। हाँ, बड़े सीरियस बातें हो रही हैं। जी जी, ये कमाल है। और जरा एक्टिंग का भी फायदा हो गया ना। यस, बहुत जरा नहीं बहुत। एक्सप्रेशंस वैसे ज़ोएब भी बड़े अच्छे एक्टर हैं। आपकी सोच है, बहुत अच्छा एक्टर है ये। ना कर, मुझे पता चला है। कमाल एक्टिंग करते हैं। मेकअप रूम में जब इनको देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ एक्टर है, लड़के में एक्टर है छुपा हुआ। सही, बिल्कुल। उसका फायदा हो जाता है। ज़ाहिर मौका मैंने आपसे कहा, मुझे मौका चांस कहाँ दिलाया आपने? नहीं, बट टेलीफिल्म से शुरू करेंगे। आप होंगे तीसरे भाई। तीसरे भाई? जी जी जी, हमारे यहाँ तरीका यही है, वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं आप तीसरे भाई से, दूसरे भाई से, फिर हीरो जाके। तीसरा भाई वो है जिसकी कमर नजर आ रही होगी, चेहरा उसका नजर। कौन थे भाई तुम? हाँ, मैं तीसरा भाई था, इसकी कमर नजर आई थी। ड्रामे में तो हो गए ना, बस काफी है। क्या कर रहे हो ये बाद में देखेंगे। ठीक है जी। तो वीकेंड पे क्या हुआ? सुकून का गुजरा है हमारा वीकेंड, ये जरा बताएं। अच्छा, आपका आपने क्या किया? सुकून का गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा, मजे का। कुछ फैमिली के साथ मुलाकात हुई, सिस्टर्स के साथ मुलाकात हुई, मजा आ गया जरा। माशाल्लाह, फैमिली के साथ क्या बात है। मैं तो सही बात है, लेकिन जब बच्चों के साथ आप टाइम गुजारते हैं ना, सर में दर्द भी होता है। इसका ये मसला, उसका वो मसला, इसका ये मसला। और संडे को मैं कहूँगी प्लीज खाना खाने बाहर ना जाएं, झगड़ा ही होगा, बुरा ही होता है। एक तो रेस्टोरेंट्स का बुरा हाल, ऊपर से बच्चों को भूख लग रही है, आपको जगह सही नहीं मिल रही है, खाना सही सर्व नहीं होता। संडे तो मैंने बैन लगा दिया है घर में कि संडे को हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे। नहीं, बच्चे फिर ना, बच्चे कंट्रोल में नहीं आते वाकई। फिर वो सब देख रहे होते हैं और आपके बच्चे बस ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। और दूसरा मैंने एक और चीज सोची है कि अब बच्चों को खाना खिला के लेके जाऊंगी खाना खिलाने। मामा भूख लग रही है, मामा भूख लग रही है, मामा इतनी देर क्यों लग रही है, मामा ये तो मैंने कहा आधा खाना खाओगे तुम लोग थोड़ा सा, फिर चलो खाने पे। मुझे इज्जत का मसला है, टेंशन हो गई ईमान से। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो घर की बात है, बताएं वैसे क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है दुनिया में? अभी तो ये बताएं, कराची में कुछ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, वो आप कह रही थी। बिल्कुल, अभी आज सुबह 1:06 पे ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। 3.2 उसकी इंटेंसिटी थी, ज्यादा नहीं है इंटेंसिटी। हाँ, और मुझे भी, मैं भी इस एरिया के पास हूँ जहाँ झटके फील हुए हैं, लेकिन हमें नहीं फील हुआ। मैं कम सो चुकी थी, वो कम थी ना इंटेंसिटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह फील नहीं हुआ। लेकिन कल शाम को भी, संडे को भी 5:30 बजे के करीब 3.6 इंटेंसिटी का जो है वो उसके झटके महसूस हुए हैं। बिल्कुल। तो एक दिन में 2 दफा ऐसे जल्जले के झटके महसूस होना कराची में, और ये कि समुंदर भी पास है, अल्लाह खैर करे, फिक्र तो होती है। और फॉल्ट रेंज भी ज़ाहिर है वो है। तो ज़लज़ला पैमा मरकज़ ये बता रहा है कि कायदाबाद के करीब इसका मरकज़ था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। तो खैर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग की इंटेंसिटी। अल्लाह ना करे 5 से ऊपर फिर वो नुकसान हो जाता है। एक ही दिन में 2 दफा, मतलब नॉर्मल ना, कोई टेंशन की बात तो नहीं। टेंशन की बात नहीं, लेकिन फिर भी पूछेंगे हम जियोलॉजी के इसकी वजूहत क्या है, क्यों हो रहा है। यानी इस वजह से हो रहा है कि बारिशें नहीं हो रही, खुश्क साली होती जा रही है, इस वजह से ज्यादा ज़लज़ले आते हैं। या फिर समुद्र में तो नहीं कुछ गड़बड़ होगी, वहाँ भी मतलब कुछ मसला होता है, तो फिर आपको जमीन पे, यहाँ शहर में झटके महसूस होते हैं, तो अल्लाह खैर करे। लेकिन हम वेदर की अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे, तो ये भी हम उनसे पूछेंगे। बिल्कुल। और वो भी जरा बात कर लेना, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने तो एक्सेप्ट कर लिया भाई वो इंटरव्यू में। क्यों नहीं करना, कर ही लिया। अब उसके बाद ना कि पुराने इनके ऑफिसर्स जो है ना, वो कब्रों से निकल के जो है बयान दे रहे हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं है, बात ये नहीं। अच्छा, फिर एक के ऊपर एक बात, ये नहीं जेट गिरने, पहले कहते जेट गिरे ही नहीं इंडिया के, अब कह रहे हैं इंडिया के हमारे जेट आपने गिराए हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमने तो फिर स्ट्रेटेजी चेंज की। बात ये कि उसके बाद क्या करना है। ये नहीं बात। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह तो रहा है, यानी सवाल का जवाब देखिए कैसे दिया उसने कहा कि हाँ देखिए, गिरने की वजूहात हम जानेंगे, कैसे गिरे, क्यों गिरे, ये नहीं है हमें, हमें ये है कि गिरे हैं। बिल्कुल। और अच्छा क्या कह रहे हैं, कैसे गिर गया भाई? एक और ऑफिशियल कह रहे हैं, देखिए हमारा, देखिए जहाज गिर गया, कोई बात नहीं, हमारा पायलट तो नहीं मरा ना। पायलट तो नहीं मरा। ये मतलब इसका आप ये कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल। तो ये तो तस्लीम कर लिया उन्होंने, वो आ गया और मजीद इंटरव्यूज होंगे। और अच्छा जी, मोदी खुद क्या कह रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहा है कि जो हमको राफेल दाए हैं वो जो हैं वो थोड़े खराब हैं, हमको अच्छा पीस नहीं दाए हैं। ये मसला उनको तो ये लग रहा है कि जो उनको सही पीस नहीं मिला, फॉल्टी राफेल के इनको जेट्स मिले, इसलिए इनके जेट्स गिरे हैं। वाह वाह वाह, बहाने पे बहाना। और फ्रांस के खैर, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं कि टॉप स्टोरी बताते हैं। जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि कौम और बहादुर बलोच अवाम की खैर मुतज़लज़ल हिमायत से पाक फौज और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए और दुश्मन को कुचल देगी। दौरा कोचा के मौके पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने बयान में कहा कि जो भी दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की प्रॉक्सी जंग अब
ढकी छुपी नहीं रही है। यह हमारी कौम, तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत हम नाकाम बनाएंगे, हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। तो कोयटा का दौरा किया, अमायदीन से मुलाकातें की और हम ये अपने शो पर भी बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान को फोकस करना जरूरी है और वहां गए, उसको इंपॉर्टेंस दें और उनके मसले मसाइल जो हैं उनको हल करना चाहिए जल्द से जल्द। कि जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उनको देखें, उनको एड्रेस करें। मुझे लगता है हमारी इकोनॉमी, बलूचिस्तान का इशू, इसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है और इकोनॉमी पे तो भाई हम सबको मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो उन्होंने भी बिल्कुल यही बातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ बलूचिस्तान में नहीं है, अभी बुनियादी जरूरियात नहीं मिल रही उनको, तो वो जरूर हमें देने की जरूरत है फौरी तौर पर। तो हमारी पहली टॉप स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी है कि रशिया यूक्रेन दोबारा से महाज गर्म हो गया नादिया, और बहुत बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर हमला कर दिया है और 40 से ज्यादा तैयारे तबाह करने का दावा किया गया है। एक बड़ा नंबर है। यूक्रेन ने रूस के साइबेरियन इलाके में एक एयरबेस पर हमले में जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बमबार तैयारों को निशाना बनाया है। और खबर न्यूज एजेंसी ये बता रही है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, वीडियोस और तस्वीर में भी देखा जा सकता है। ये देखिए आप, ये मतलब पूरी इसकी वीडियो रिलीज हुई है कि ये सारा रिकॉर्ड हुआ मंजर और दुनिया को दिखाया यानी ऐसा नहीं है कि फेक है ये, बाकायदा इसको है। ऑथेंटिकेट किया गया है और 20 से ज्यादा तैयारे जिनको निशाना बनाया है। अब देखना ये कि क्या रूस रिटेलिएट करता है, क्योंकि रूस तो पहले से यूक्रेन और वो जो सारा मामला था आपके सामने ही है कि किस तरीके से रूस बम्बार्डमेंट कर रहा था और यूक्रेन पर हमला चल रहा था और रोका था, भी सीज़फायर हुआ था, थोड़े मामला बेहतर हुए थे, लेकिन उसके बाद ये हमला। आप ये देखो, लेकिन ये भी पता चलता है कि किसी भी जंग में आपका जो एयर डिफेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। कि जो है ना, आपको दूसरे मुल्क का जो एयर डिफेंस को उसको नुकसान पहुंचाना है, उनके एयरक्राफ्ट्स को, तो जंग में कितना इंपॉर्टेंट है एयर डिफेंस, इसको समझें। बिल्कुल। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक ये बमबार तैयारे इनके जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको कहा जाता है। अब तो इन तैयारों को क्या लगता है रशिया क्या करेगा? देखिए, रशिया बिल्कुल रिटेलिएट करेगा और रशिया देखेगा, क्योंकि पहले ही वो सिर्फ यूएस के कहने पर और डोनाल्ड ट्रंप के मामला थोड़ा सा थम से गए थे और वर्ल्ड इकोनॉमी, लेकिन अब जब आप देखें एक डायरेक्ट हमला है ना, ये तो 40 तैयारों को उन्होंने मारा और बहुत ही स्ट्रेटेजिक तैयारे हैं जिनको बताया जा रहा है। सीरिया का भी सुना था, वहां भी गड़बड़ चल रही है। देखिए, सीरिया में तो अब शाम में तो खैर उन्होंने सैंक्शंस वगैरह हटाई हैं यूएस ने, लेकिन किसी भी टाइम पर ये इलाके ऐसे हैं कि हमेशा से ट्रबल्ड एरियाज हैं और यहाँ गड़बड़ कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ प्रॉक्सीज काम कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आधी दुनिया में तो वॉर चल ही रही है, तो ये कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर चल ही रही है अगर समझा जाए इसको। तो ऐसे ही बहुत बड़ा हमला है, इसके बारे में देखना पड़ेगा कि क्या रिस्पांस आता है रूस का। पुतिन इस तरीके से खामोश तो नहीं बैठेंगे, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये जो इंडिया की भी हम भारत की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसमें एक और भी इन्होंने बयान दिया इनके किसी एक्स चीफ ने कि जी देखें, हाँ सही बात है कि हमें मुल्कों ने फेवर नहीं किया, हमारी साइड नहीं ली, लेकिन हमारे अगेंस्ट भी कोई बात नहीं की। ये क्या बात हुई? मतलब इधर से इधर, इधर की बात इधर, उधर की उधर बात। आप मतलब दे आर गिविंग एक्सप्लेनेशन आफ्टर एक्सप्लेनेशन। जो ऑपोजिशन है वो सच बोल रही है और कह रहे हैं कि जी मोदी हिंदुस्तान के टुकड़े कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और इस खित्ते में जो है फितरा इसने जो है मचाया हुआ है, तबाहियां लेके आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो उनके फेवर में लोग जाना चाहते हैं कि जी उनका फेवर विन करना चाहते हैं, वो ये फजूल बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हाँ, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए भी कुछ नहीं, कुछ कहने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। तो खैर, ये अजीब से बयान है, घुमाना इसको कहते हैं, घुमाना। अच्छा, नेक्स्ट हमारी स्टोरी बड़ी मजे की है और बहुत ही खुशी की खबर भी है पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए। पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर दिया, व्हाइट वॉश कर दिया, जो भी से आप कह लें, ये हो चुका है। तीनों T20 पाकिस्तान ने जीत लिया कन्विंसिंगली और बेहतरीन परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान की रही है। मतलब बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग, तीनों शोबों में जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने। लेकिन बांग्लादेश हमारे मेहमान, हमारे मुल्क आए, खेला, आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत मोहब्बत जो है, मुझे लगता है मोहब्बत की जीत हुई है बिटवीन द टू कंट्रीज। बिल्कुल। तो और देखिए अच्छा, और ये सिलसिला अल्लाह करे चलता रहे इंशाल्लाह, में मोहब्बत है, में दोस्ती रहे। और बांग्लादेश से कनेक्टेड और खबर भी है। जी जी, इनके नोट जो है जिसपे मुजीबुर रहमान इनके प्रेसिडेंट की तस्वीर थी, वो हटा दी गई है। 1000, 50 और 20 के नोट पे उनकी तस्वीर हटा दी गई है। और अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो उनके आर्किटेक्चर है, इनके जो इस तरह लैंडमार्क्स हैं, उनकी तस्वीरें हों, किसी लीडर वगैरह की नहीं होनी चाहिए। तो उनकी जो तस्वीरें उन्होंने हटा दिया। आई थिंक ये हसीना जी से भी कनेक्टेड बात है और जो गुस्सा उन पे है। बिल्कुल
हसीना वाजिद ने ज़ाहिर एक बड़े अरसे तक रूल किया और जिस तरीके से किया है उन्होंने जमहूरियत और वो सारी चीजें उन्होंने बालाए ताक रख के विक्टिमाइज करना क्रिमिनल डिक्लेयर किया है उनको उन्होंने, और साथ में आई थिंक ये कदम एक उस वजह से भी है कि तस्वीर हटाएं। तो इंडिया की वो सपोर्ट आपको पता है ना कि हसीना वाजिद की क्या सूरत-ए-हाल थी। तो खैर ये वहां पर बांग्लादेश में हो गया और वहां के डेलीगेशंस भी अब आ रहे हैं और हाई प्रोफाइल शख्सियात और वहां के जो सरबराहान है मुमलिकत है वो भी अब यहाँ पाकिस्तान का दौरा जल्दी बहुत जल्दी आप देखेंगे। अच्छा पता है, ये मैं कहती हूँ जो भी किसी दूसरे मुल्क से आता है ना पाकिस्तान, देखिए वो हमारा मेहमान है। परसों मैं गई कॉफी लेने, एक जगह लाइन में खड़ी हुई, तो मेरे से आगे एक कोई फॉरेनर थी, तो उन्होंने कोई केक का ऑर्डर दिया, पेमेंट कर दिया और कहती यार नहीं मैं केक के रहा चेंज दिस। तो वो कॉफी वाले ने कहा कि नहीं अब तो चेंज नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं प्लीज मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए। उसने कहा नहीं चेंज नहीं हो सकता। मैंने बिल बना दिया, मैं एकदम मैं करो चेंज। मैं कहा हमारी मेहमान है, चेंज करो केक। मैं कहा मुझे चार्ज कर लेना लेकिन केक चेंज करो। फिर उसने केक चेंज, ओके मैडम, फिर चेंज किया, पैसे भी उससे नहीं लिए। और वो जब गई है ना, मैंने कहा बेटा ख्याल किया करो, ये हमारे मेहमान है, ये वापस जाते हैं ना तो फिर हमारे मुल्क की तारीफ करते हैं, इनको तो तुम्हें चार्ज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये रिक्वेस्ट करी थी तुम्हें फौरन देखना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और हमारी टॉप स्टोरी एक और खुशखबरी भाई, कौमी हीरो ओलंपियन अरशद नदीम वतन वापस पहुंचे हैं और क्या कारनामा सरअंजाम देके वतन वापस पहुंचे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम किया है और गोल्ड मेडल लिया है। पहले भी नीरज को ओलंपिक्स में हराया था। नीरज चोपड़ा, बड़ी उनकी बातें हो रही थी भारत के कि वो तो 90 से ऊपर फेंकते हैं भाई, और ये वो इन्होंने 92 पॉइंट समथिंग फेंक दिया। वो बातों की बात कर रहे होंगे कि ये लोग बातों में बहुत ऊंचा फेंकते हैं। ये तो हमने देखा है कि मोदी सरकार कितना फेंकने में बातें माहिर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर ये दूसरा फेंकने का मुकाबला लेकिन जेवलिन फेंका है उन्होंने। जी वो फेंकते हैं, बातें फेंकते हैं, उसमें तो वो मास्टर है। तो अरशद नदीम ने कहा भाई कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और कौम की दुआओं से कामयाबी मिली है एशियन चैंपियनशिप में 50 साल बाद। यो हो, ये तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने अभी पढ़ा 50 साल बाद एशियन चैंपियनशिप पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या बात है, That's so nice। तो बेहतरीन, अरशद नदीम हमारा सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं और इसी तरीके से कामयाबियां समेटते रहे, हमारी दुआ यही। एक विनर होता है ना कि जो हर जगह जाएं तो फिर जीत के आए। मुझे वो अपना स्क्वॉश का जमाना याद आता है हमारे प्लेयर्स का कि जिन्होंने मतलब अंडरस्टूड था कि जीतना तो इन्होंने है। जहांगीर खान, मतलब ऐसे मुकाबला तो ऐसे ही है, बस ठीक है वो होना है, लेकिन ये कि जीतना इन्होंने। ठीक है, वंडरफुल जी। अब अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं और पहला सेगमेंट हमारा बढ़ते हैं आगे, फिर सही है जैसे आप बोले। तो पहला सेगमेंट हमारा ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफ्द के साथ अमेरिका पहुंच गए हैं और आपको याद है ना कि एक डेलीगेशन तैयार किया गया था, वजीर आजम का भी इनिशिएटिव था, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का भी था। तो अब वो वफ्द जो है अमेरिकी थिंक टैंक से, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से, मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा से और इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के ग्रुप से मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी वफ्द की मीडिया इंटरेक्शन भी वहां होगी और वफ्द बहुत तजर्बाकार है, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के और दीगर लोग भी, साबिक सफारतकार भी इस वक्त में मौजूद हैं। तो अब इस वक्त की क्या मसरूफियात होंगी और कितनी एक्सपेक्टेशन हमें इस वक्त से हो सकती हैं कि सिफारती मास पर कितनी कामयाबी हमें मिल सकती है। हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल मशरकी साहब ने, हमें सीनियर एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा जी 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 सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ये कहिएगा कि यूएस का जो दौरा है ये कितनी अहमियत का, वैसे तो और जगह भी वो जाएंगे, लेकिन वॉशिंगटन, यूएस डेलीगेशन से मुलाकातें, थिंक टैंक से मुलाकातें, कितना अहमियत का हमें लगे दौरा? जी ज़ुहैब, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली हमने देखा कि किस तरह भारत ने शशि थरूर की क़यादत में जो अपना वफद अमेरिका भेजा और उसने न्यूयॉर्क में जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक झूठ का एक पूरा तूफान खड़ा किया अपने ऑपरेशन संदूर के हवाले से। और उसके बाद मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान ने बड़ा एक इनफ टाइम लिया 6-7 दिन का, और अब पाकिस्तान का वफद जो है वो एक ना सिर्फ उनके झूठ का जो है वो उसका जो है वो उसको पलंदा खोलेगा, उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त मौका है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। पाकिस्तान जो कह रहा है वो दुनिया में सच साबित हो रहा है। आपने देखा कि इंडियन एयर चीफ ने भी मान लिया कि जी उनको एक तरह से पूरी मुकम्मल शिकस्त हुई है, और बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने मान लिया कि उनके 5 त्यारे गिराए गए हैं। इंडियन डिफेंस चीफ ने मान लिया कि हाँ जी हमारे त्यारे गिराए गए हैं। अब
पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया को ये बताए कि हमने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया, हमने जंग को बढ़ने नहीं दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर और खित्ते में अमन के लिए जो सीज फायर किया है उसको अब दुनिया को सपोर्ट करना होगा। और मेरा ख्याल ये कि बिलावल चूंकि एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनको बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने इन जगहों पे अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बेनजीर भुट्टो का बेटा होने के हवाले से भी और एक डिप्लोमेटिक शख्सियत होने के हवाले से जो पहचान बनाई है उसका अब इनको फायदा होगा। और बाकी वफद के अंदर भी जो लोग हैं मैं समझता हूं कि उनके इशारों के साथ मिलकर एक कामयाब डिप्लोमेसी की तरफ एक बहुत अच्छा स्टेप है। और इस स्टेप की कामयाबी तो यहीं से जाहिर हो जाती है कि जिन जिन डेलीगेशंस के साथ इनकी मुलाकातें हैं, चाहे और फिर उसके बाद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथ मुलाकात है, फिर उसके बाद इन्होंने जो इंटरेक्शन करना है अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ, उनके ऊपर पाकिस्तान का जो केस है वो बड़ा मजबूत है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि अब एशिया के अंदर जो सुपर पावर है या सुपरमेसी है एयर के अंदर भी और अफवाज के हवाले से, वो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अपनी सुपरमेसी साबित कर दी है। और अब इंडिया को जो है वो मेरा ख्याल है कि ये मान लेना चाहिए कि खित्ते के अंदर जो वो चौधराहट का रोल लेना चाह रहा था, जिसको अंग्रेजी में आप हेजमनी कहते हैं, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब ये हामिद साहब आपको लगता है कि और किन इश्यूज पे बात होगी? अब कश्मीर का इशू बहुत जरूरी है, फिर हमारा जो वाटर डिस्प्यूट इनके साथ चल रहा है उस पर बात होनी बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट के बयान भी हैं बिल्कुल, और यूएस प्रेसिडेंट का ये कि जो इंडिया में उनको उनके साथ बदतमीजी हो रही है इस वक्त, मतलब वहाँ के लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, पुतले उनके जला रहे हैं, तो उनको ये भी पता होना चाहिए। देखिए नादिया, मैं ये समझता हूँ कि वो जो हम एक उर्दू में मिसाल लेते हैं कि वो गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, यही हाल इंडिया का हुआ है। यानी इंडिया के अंदर उस अमेरिका के सदर के पुतले जलाए जा रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इंडिया में शादियाने बजाए जाते थे कि जी ट्रंप सदर बन गए तो मोदी और ट्रंप की दोस्ती है और ट्रंप पता नहीं क्या कर देंगे। आज उसी इंडिया के अंदर ये सूरत हाल है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया का जो मैं कहता हूँ इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ है उसको पूरी दुनिया में शिकस्त दी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ये जो कश्मीर का मसला है इसके ऊपर बड़ी क्लियर बात होगी और पाकिस्तान चाहेगा कि जिस तरह सदर ट्रंप ने कहा है कि वो कश्मीर के मसले पे साजिश करेंगे, पाकिस्तान चाहेगा कि वो आए और इस पे मेरिट पे बात करें। और दूसरी बात ये कि बार बार पाकिस्तान तो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंतास मुआहिदा है, इसको अगर मुअत्तल किया जाता है या इसको खत्म किया जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास मुकम्मल हक है कि वो जवाबी कार्रवाई करे और उसके अंदर पाकिस्तान अपना पानी बहाल करने के लिए, रोकने से बचाने के लिए हर तरह के जिसको कहते हैं ना जंगी इक़दामात भी कर सकता है, हर तरह के दूसरे इक़दाम भी कर सकता है। मुझे बताइएगा कि अभी हालिया दिनों में ही ट्रंप का एक और बयान आया कि उनसे सवालात हुए ट्रेड से मुताल्लिक, फिर ये भी सवाल हुआ कि पाक भारत अगर दोबारा जंग शुरू हो जाती है तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि देखें अगर ये शुरू हो जाती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे दोनों ममालिक के साथ। तो ये मुझे बताएं कि कितना बड़ा फैक्टर है ये एक कि जंग के रोकने में किरदार डोनाल्ड ट्रंप इस तरह अदा कर सकते हैं। जो डिफेंस के लिए कर रहा है उसके साथ क्यों आप रोकेंगे? जो डिफेंस कर रहा है वो तो डिफेंस कर रहा है। हाँ, क्या बात हुई? देखिए नादिया, मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि ट्रंप की सारी पॉलिटिक्स जो है ना वो एंटी वॉर के ऊपर है, यानी कि जंग के मुखालिफ बयानिया के ऊपर है। और वो समझते हैं कि तजारत वो हथियार है जिससे आप दूसरे ममालिक को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं और उनको अपने हक में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी वाज़ेह तौर पर एक चीज समझनी होगी, वो ये कि ट्रंप अगर ये समझते हैं कि इतनी आसानी से इंडिया बाज आ जाएगा अपने इरादों से, तो ये थोड़ी सी मुश्किल बात है। ट्रंप को बाकायदा एक ओपन मैसेज देना होगा कि जी ना सिर्फ तजारत मुतासिर होगी बल्कि उसके साथ साथ देखा जाएगा कि जिम्मेदार कौन है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इश्तियाल दिलाने वाला, प्रोवोकेशन किसने की, एग्रेशन किसका है। तो उस हिसाब से फिर अमेरिका और बाकी दुनिया को फैसला करना होगा कि क्या इंडिया पर पाबंदियां लगाने की बात की जाए, खाली तजारत से आगे की बात होगी, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके तो मोदी के खिलाफ बाकायदा कश्मीर के अंदर वो जिस तरह से तशद्दुद कर रहा है, जिस तरह से वो कश्मीरियों के हकूक और कत्ले आम कर रहा है, खुद वो जंगी जराइम का मुर्तकिब है मोदी। और सीरियस सैंक्शंस लगने चाहिए उन पे। बिल्कुल
बिल्कुल। मतलब धमकी भी हो तो ज्यादा तगड़ी तगड़ी होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, यूएन सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी और आप जानते हैं, हम तो ये मौक़िफ़ उठाते रहे हैं बारहा कि भाई यूएन करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल होना चाहिए, आपकी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, इस्तिस्बाब राय होना चाहिए, प्लेबिसाइट। तो ये एक मौका अभी आप समझ रहे हैं कि उनको याद दहानी कराई जाए कि भाई आप ही की रेजोल्यूशंस हैं जिस पर 40-50 साल से अमल नहीं हो रहा है, तो उस पर आप अमल करा दें बराए मेहरबानी। देखिए सुहेब, 7-8 माह पहले अक्टूबर में मैं खुद यूनाइटेड नेशन में था और मैंने वहां पे एक चीज बड़ी महसूस की, वो ये कि ये जो नए सेक्रेटरी जनरल आए हैं एंटोनियो गुतेरेस, ये बहुत ज्यादा हामी हैं कश्मीर के मसले को हल करने के, और ये उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि कश्मीर जो है वो पूरे खित्ते में एक तरह से न्यूक्लियर वॉर का फ्लैशिंग पॉइंट है। और चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा 1948 से एक तरह से इसके ऊपर जिम्मेदार भी है और गारंटर भी है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की विल के मुताबिक यानी रेफरेंडम या इस्तिस्बाब राय से हल किया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कश्मीर के ऊपर जो करारदादे हैं उन पर अमल दरामद जो है वो एक बेहतरीन हल है मसला कश्मीर का। लेकिन उसके साथ साथ जो अब वहां 8 लाख फौज बिठा दी गई है उसका वहां से डीमिलिटराइज होना बड़ा जरूरी है। आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा खित्ता है जहां पर फौजी एक जगह पर इकट्ठे हैं किसी भी पब्लिक सिविलियन के ऊपर, यानी हर 7 सिविलियन के ऊपर एक फौजी है। ये दुनिया में कहीं नहीं है ऐसे। जी हामिद साहब, ये बताएं, ये जो अभी हालिया डेवलपमेंट रशिया और ये यूक्रेन जो है, रशिया यूक्रेन का ये जो अभी हमने इनका अटैक के बारे में सुना है, उसके बारे में बताएं, वो कितना अभी इस वक्त हालात बदल सकता है और कितना डेंजरस है उस खित्ते के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खतरनाक सूरत बन रही है। चंद दिन पहले रशिया ने एक बहुत बड़ा अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और मैंने उसी एक चैनल के ऊपर बात की इंग्लिश में, मैंने कहा कि ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप भी फेल हो रहे हैं, यूरोप भी फेल हो रहा है जंग को खत्म करने में। और उसके अंदर सबसे अहम बात ये है कि अगर नेटो का कोई किरदार नहीं होगा और यूक्रेन जो है अब उसने जो जवाबी हमला किया है, दावा किया जा रहा है 40 के करीब जहाज मार गिराए हैं, इसका मतलब ये कि अब इस यूरोप के अंदर जंग जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो इसलिए और देखिए आप ये बेहतर जानते हैं कि यूक्रेन का जवाब यूक्रेन का नहीं है। ये भी मैं यही कहा, मैंने कहा यूक्रेन का इतना बड़ा जो जवाब है ये उनकी बैकिंग है, किसी की बैकिंग है ना, क्योंकि अगर ये होता है तो बहुत पहले कर चुके होते ये काम, नहीं ये अटैक बहुत पहले हो जाता अगर उनके पास रिसोर्सेज होते। अब ये कौन आपको लगता है कि इनके साथ खेल रहा है? नेटो जो है ना, देखिए बात यह है कि मैंने एक जगह कहा कि जो यूक्रेन है वो तख्ता मश्क बना हुआ है नेटो और रशिया की जंग में, और इसीलिए रशिया नहीं। लेकिन सर आप जो ये बात कर रहे थे कि ट्रंप जंगों के खिलाफ है, हमने इससे पहले जो बाइडेन को देखा कि उन्होंने डॉलर झोंक दिए इस जंग में यूक्रेन की सपोर्ट करते करते, लेकिन ट्रंप तो नहीं कर रहे थे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी आपने देख लिया जो आपके सामने है। तो अब क्यों, अब क्या हो रहा है? हाँ, ये एकदम इतना बड़ा देखिए, हाँ इसके अंदर मैं ये समझता हूं कि चूंकि ट्रंप को ये हुआ है कि वो फेल हो गए रूसी सदर को भी राजी करने में और किसी तरह का कोई ऐसा सीज फायर नहीं हुआ। इन द मीन टाइम अब ऐसे लग रहा है कि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि टेबल टॉक पर आने से पहले एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल दिया जाए, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा प्रेशर में लाने की कोशिश है। कहीं रशिया ने बहुत सारे यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, तो दूसरी जानिब यूक्रेन यानी यूक्रेन के पीछे, जैसे अभी आपने कहा, नेटो यानी अमेरिका और यूरोप के इत्तेहादी मिलकर चाहते हैं कि रशिया को ज्यादा से ज्यादा मुआशी और जंगी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। सही है, ताकि प्रेशर हो तो ताकि मुज़ाकरात हो सके, उनको लगे कि अभी हमारे एक मैसेज है, आई थिंक रशिया को ये देना चाहिए, है ना। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने वक्त दिया। टेंशन हो गई है दुनिया में। देखिए टेंशन बिल्कुल बजाय टेंशन, क्योंकि देखिए ये इस बात की निशानदेही भी कर रहा है कि यूएस का भी असर रसूख इतना नहीं रहा है अब, यानी यूरोपियन नेशंस पे, नेटो पे, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट की वाज़े हिकमत अमली है, वाज़े सोच नजर आ रही है कि वो नहीं चाह रहा ऐसा हो, लेकिन उसके बावजूद नेटो का, यूरोपीय यूनियन का और दीगर ममालिक का सपोर्ट करना यूक्रेन को, ये समझ से बाला तर है, क्योंकि यूएस की हद तक तो नहीं लग रहा कि वो सपोर्ट कर रहा है अभी यूक्रेन को, तो इसलिए यूएस भी कमजोर होता जा रहा है। ये जो अटैक है ये डेफिनेटली एक रशिया को उन्होंने मैसेज भेजा है विद सपोर्ट ऑफ समवन वेरी स्ट्रांग।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये देख रहा हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब पता और है मैं भी अब सोचने लगी जब से शो शुरू किया है ना, ये मुझे लग रहा है कि इतना ये जो कंटेंट हम इस पे बात कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है सबको पता होना चाहिए। प्लीज इससे भाग जाना, आंखें बंद कर लेना, मैं तो नहीं देखती, मुझे नहीं समझ आती, नहीं नहीं नहीं, नहीं समझ आएगी। मैं भी आपकी तरह थी। बिल्कुल। और देखिए ना, आपने सही टाइम पे यूक्रेन और रशिया का जो उनसे क्वेश्चन और अब मैंने सोचा कि यार मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। बिल्कुल। मेरा मुल्क इधर है, मैं उसकी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। आई मस्ट नो, क्योंकि अगर आपने एग्जिस्ट करना है इस दुनिया में, आपको पता होनी चाहिए चीजें, ये बातें पता होनी चाहिए। ये बोरिंग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर दिमाग भी चलता है। बिल्कुल चलता है। हमने अपना दिमाग लगा दिया भाई यार खाने में क्या बनना है, बस वो वो मेरे लिए भी टेंशन है। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है पता होना चाहिए। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ये बड़ी जबरदस्ती ब्रेक आई। पता करें आप, जरा पता करें, आप सोचें, ब्राइट करें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइज एंड शाइन में वेलकम। और बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। देखते रहे 9 से 11 मंडे टू फ्राइडे। मैं बताती रहूँ आपको कि हम लोग लाइव होते हैं यहीं। जी ज़ुहैब। और हमारे फिर वो सैटरडे संडे को हमारा वो चोजन वंस जो होते हैं वो भी चलते हैं। बेस्ट ऑफ द वीक चलता है जी। बिल्कुल वो भी चलता है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट में पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया भी हेडलाइंस में भी बताया कि बांग्लादेश को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। मोहम्मद हारिस ने तीसरे मैच में करियर की पहली और शानदार सेंचुरी स्कोर की है। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की तूफानी सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान ने तीसरा T20 भी अपने नाम किया है। 2 तो पहले आज मैंने खेलकूद नहीं कहा। आज सीरीज का है। जब अच्छा खेलेंगे तो ये खेलकूद नहीं होगा, फिर ये सीरीज होगी, फिर ये क्रिकेट होगा। तो टीम पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ, अच्छा जरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। हसन नवाज भी आ गए, यंग टैलेंट हैं, फिर हारिस हैं, और उसके बाद साहबजादा फरहान हैं, फिर हमारे सलमान अली आगा हैं। तो ये लोग, ये जो प्लेयर्स हैं, इनसे नजर आ रहा है कि एक भरपूर T20 की टीम अब पाकिस्तान बनती जा रही है। तो इस पर हम मजीद बात करेंगे। और कुछ बयानात भी हैं, शोएब अख्तर के बयानात भी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि नुमान नियाज़ी और शोएब अख्तर के बीच में ये क्या टेंशन है। कोई कोर्ट केस की भी है ना असल में। बिल्कुल उन्होंने उनके ऊपर समझ नहीं आई मुझे मसला क्या है। कोई कोर्ट केस की बात पहले से रिफ्ट चली आ रही है थोड़ी सी। अच्छा ये जरा मुझे बैकग्राउंड बताओ। बिल्कुल ये बैकग्राउंड ये है कि एक शोएब अख्तर पैनल में थे, नुमान नियाज हमारे स्टेट ओन्ड चैनल में थे। जी हमारे शो पे नजर भी आते हैं, हमारे शो पे तो बहुत ज्यादा होते हैं। नुमान भाई बात बिल्कुल ऐसे ही है और हमेशा हमारे शो पे होते हैं। लेकिन वो वहां पर कुछ एक आपस में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। ये कब की बात है? ये तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ, लेकिन उसके बाद खैर आपस में ये एक दूसरे से सही भी मामला ठीक हो गया। और उन्होंने कहा कि हो जाता है ऐसा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और खत्म हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन उसी चीज की है ये। अब रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली हुआ कि शोएब अख्तर ने कह दिया कि ये नुमान नियाज तो हमारे बैग उठाते थे और मैनेजर कौन होता था हमें पता नहीं होता था, तो ये इनका सिर्फ बैग उठाने का काम था। अच्छा पहले सुना देते हैं आप जो कह रही है ना, तो उनके शोएब ने क्या कहा जरा पहले। ये वो क्लिप है जहां से ये बात शुरू हुई अभी देखें। तो मेरे टाइम पे एक तो मुझे पता नहीं होता था कोच कौन है, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ। दूसरा हमें ये नहीं पता होता था मैनेजर कौन है। हमें ये पता होता कि हमारे बैग कमरे में पहुंचे कि नहीं, मैनेजर उसने रखा होता था भाई। तीसरी बात ये डॉक्टर नवाज नियाज हमारे बैग उठाता था ना, तो हमने इसे पहले दफा रखा होता था, बैग उठाने के लिए रखा था ना। तो ये वो करता होता था, पता नहीं कंप्यूटर पे कोई लिखता होता था। और ये रात को हमारे जो पहला इसका टूर में डेटा एनालिस्ट कहा जाता था उनको, वही पता नहीं क्या एनालिस्ट था, बट लेकिन मेनली प्राइमरी से काम हमारा बैग कमरों तक पहुंचाना होता था। ठीक है जी, वो काम ठीक तरह कर देते थे। हाँ, वो करना ही पैना चाहिए, और की करना चाहिए। तो मेरे आउच देखिए शोएब ने बड़े जो अल्फाज का इस्तेमाल भी होता है ना, बहुत सी बातें बताने के लिए। और जो वो कह रहे हैं कि भाई वो बैग हमारा उठाया था और फिर उसका काम क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था मेरा कोच कौन है। इसका मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोच वोच वगैरह को तो मैं लिफ्ट नहीं कराता था, ये सारी चीज़। अच्छा अब नुमान भाई का क्या उसमें है? वो ज़ाहिर उन्होंने लीगल को नोटिस उन्होंने भेजा है और इस सिलसिले में अब वो आगे हमारे शो पर आएंगे किस दिन, तो उनसे बात जरूर करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा वकील जो है वो सब मामला टैकल करेगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इसका भी पूछें इस मसले के बारे में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब और नादिया, और बहुत बहुत मुबारक हो कि छोड़े। देखें, डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर दोनों हमारे दोस्त हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, कुछ घंटे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीती है, तो अच्छी अच्छी बातें करें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को, हमारी यूथ को फायदा हो। देखिए, दोनों की, नुमान और शोएब अख्तर की दोस्ती भी बहुत थी। मैंने तो इन दोनों के साथ टाइम भी गुजारा हुआ है, दोनों के साथ
एक साथ इस्लामाबाद में खाना भी खाया है। लेकिन जाहिर है जब हमारे मुल्क में कल्चर है, जब नाराजगियां हो जाती हैं तो फिर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो जिस तरह आप कह रहे थे ना लफ्जों का इस्तेमाल, वो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। तो इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमारा पड़ोस जो है वो तो वैसे ही तैयार रहता है कि हमारे क्रिकेटर्स और क्रिकेट की कहानियां मिले तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करे। तो मेरे ख्याल में नहीं सही, आप सही कह रहे हैं मिर्जा, नहीं सही कह रहे हैं आप। क्रिकेट पे ही बात करेंगे, बात निकल ही गई थोड़ी सी। तो एक चीज और, क्या ये मतलब वो पीटीवी से ही शुरू हुआ, वो जो पीटीवी की एपिसोड हुई थी, आप सबको हम सबको याद है वो एक पहला एपिसोड हो चुका है। मैं जोएब आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि राशिद लतीफ, शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज, ये तीनों इस्लामाबाद में रहते, तीनों की दोस्ती भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन बिल्कुल वो जो वाकया हुआ था ड्यूरिंग प्रोग्राम, उससे ये लड़ाई शुरू हुई। अब ये पता नहीं अचानक क्या हुआ, फिर एक दूसरे के खिलाफ जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो गलत हो रहा है, लीगल नोटिस जा रहे हैं। देखें, इस वक्त हमारी क्रिकेट को इतनी ज्यादा मुश्किल है। मैं जरा इस वाकये से हटकर दुश्मन की एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मंगल 3 जून से विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होना था श्रीलंका में, तो भारत ने साजिश की और उस एशिया कप को फिलहाल मुलतवी करवा दिया। मेरा नहीं ख्याल अब वो टूर्नामेंट को होने देगा। और सितंबर में जो सीनियर टीमों का जो एशिया कप होना है वो भी अब मुझे खतरे में नजर आ रहा है। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट को इतनी सीरियस चैलेंजेस हो तो मेरे ख्याल में इस किस्म की लड़ाइयों से अवॉइड करके पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट की अच्छी कहानियों की बात करनी चाहिए। इन चीजों से बॉर्डर के उस पार गलत मैसेज जाता है। तो ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए ना फिर तो माजिद भाई। हम तो मतलब हम तो जानना चाह रहे हैं, लेकिन ये कि वैसे ही ऐसी खबरें आनी नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, किसी को कहना ही नहीं चाहिए। अब लेकिन हो गया है तो बात तो बनेगी। और देखिए बड़ी साहब, एक और बात, ये चले नुमान, डॉक्टर नुमान ने हम बात बना रहे हो, बात तो वहां से बन गई। लेकिन देखिए ये वाली बात करना, आपने उस दौर की क्रिकेट को भी बड़ा फॉलो किया है, आप टूर्स में साथ भी जाते थे कवर करने के लिए। मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं कि कोच कौन होता था, हमें तो पता ही नहीं था। हमें उस जमाने में ये नहीं पता होता था हमारा कोच कौन है। तो क्या वाकई ये एटीट्यूड होता था हमारे प्लेयर्स का उस जमाने में? प्लेयर्स उस जमाने के बहुत बड़े प्लेयर्स होते थे और बाद मैंने ऐसी कहानियां देखी हुई हैं जो टेलीविजन पर और नेशनल टेलीविजन पर बयान भी नहीं कर सकते। और कोचेस देख रहे होते थे, वाकई प्लेयर्स बहुत बड़े थे, वो कुछ भी करते थे, लेकिन जब ग्राउंड में उतरते थे, बॉडी लाइन क्रॉस करते थे, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचते थे। ये भी उनकी एक अच्छी चीज नहीं तो सिस्टम तो ना हुआ ना फिर ये क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते अब बैठ के। फिर अगर ऐसा था तो उन्होंने यही रिवायत रखी ना। फिर अगर अब भी कोई सिस्टम नहीं है और प्लेयर पावर बनने की कोशिश होती है तो फिर ठीक है, यही चलता आ रहा था पहले भी। और माजिद भाई, आपके ख्याल में ये शोएब अख्तर को ऐसे किसी चैनल पे बैठ के ऐसे बात करनी चाहिए थी या नहीं? मैं यही नादिया आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अवॉइड करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर नुमान नियाज को भी जो उन्होंने पहले किया वो भी नहीं होना चाहिए था। बल्कि कल अगर आप वो क्लिप सुनवा सकें, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमों के एजाज में लाहौर के गवर्नर हाउस में एक फंक्शन हो रहा था, उन्होंने क्रिकेटर्स से कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन आप सियासत से अवॉइड करें। उन्होंने कहा कि आप खेलो, सियासत हम पे छोड़ दो। बहुत अच्छी बात थी वो, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। बहुत अच्छी बात। चले इसी अच्छी बात के साथ अब क्रिकेट पे बात करते हैं मिर्जा। हाँ, कल का जो मैच हुआ है उसमें देखे हारिस ने इतनी बेहतरीन इनिंग्स के लिए मैक्सवेल की याद ताजा कर दी। और लगता है वो इस तरह का अनऑर्थोडॉक्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ शॉट्स ट्राई करता है। तो अभी हमारे पास तो एक जबरदस्त T20 टीम बनने जा रही है जो मैं देख रहा हूँ। देखिए जोएब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी जबरदस्त सीरीज जीती है और नौजवान प्लेयर्स के साथ जीती है। इस टीम में ना बाबर आजम है, ना मोहम्मद रिजवान है, ना शाहीन शाह आफरीदी है। नौजवान प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है। नई मैनेजमेंट को तो एक हफ्ता पहले उन्होंने टेक ओवर किया था, अभी बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बढ़कर हमें लाहौर के क्राउड को क्रेडिट देना पड़ेगा। कल रात जो मनाजिर हमने कजाफी स्टेडियम में देखे, सख्त गर्मी और हफ्स वाले मौसम में 30,000 का क्राउड जब पाकिस्तान टीम को बकअप करने के लिए स्टेडियम आए और पाकिस्तान टीम के पीछे खड़ा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि कौम अभी भी यूनाइटेड है, वो पाकिस्तान
क्रिकेट को देखना चाहती है, पाकिस्तान क्रिकेट की जो ग्लोरीज हैं उनको चेयर करना चाहती है, लेकिन हमें कंट्रोवर्सी से अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या शाहीन शाह अफरीदी का करियर खत्म हो गया है, लेकिन इस फॉर्मेट में मुझे नियर फ्यूचर में तो ये तीनों प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे। फिर हमारे क्रिकेट के लिए जो है एक अच्छी चीज ये है कि अब जून में तो पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है। जुलाई में पाकिस्तान ने 3 T20 खेलने बांग्लादेश जाना है, उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के 3 T20 अमेरिका में है, फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के 3 वनडे इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज में है, उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीरीज खेली है। तो मेरे ख्याल में ये जो छोटी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज है, उससे हमें अपने मजीद नौजवान प्लेयर्स को ट्राई भी करना चाहिए, और मेरे ख्याल में इन प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस भी आएगा हल्की टीमों के खिलाफ जब ये खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में क्या कमाल टैलेंट है, और जो हम इस सीरीज के जो स्कोर कार्ड देखें, जो हमें छक्कों की तादाद नजर आ रही है, जो स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है, 200 रन का स्ट्राइक रेट आप देखें, 200 प्लस का हारिस का स्ट्राइक रेट, हसन नवाज जो बैटिंग कर रहे हैं, साइम अयूब ने कल बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, फिर फखर जमान अभी परफॉर्म नहीं कर सके। पहले मैच में हमने हसन अली को परफॉर्म करते हुए देखा, दूसरे मैच में साबजादा फरहान को। तो पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है। माजिद भाई, मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर लो ये बात। मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि हमारी जो टीम है ना, ये अभी इसकी गेम बिल्कुल पलट जाएगी और हम बहुत अच्छा खेलेंगे, शदीद अच्छा खेलेंगे, और आपका नेक्स्ट PSL भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। और ये जो भी अब ये मैचेस होंगे, मैं बता रही हूँ, तो ये क्या शनि हमारा चला गया है? नहीं, ये मुझे फील आई है। गेतू क्या नहीं, उसमें ऐसा मैं इस पे नहीं बिलीव करती, मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ। क्योंकि देखिए माशाल्लाह ये एक कौम का हौसला भी होता है। जिस तरह हम जीते हैं भारत के खिलाफ, उससे कौन सा, मैं कहती हूँ, इंसान जिसको एकदम उसमें चेंज नहीं आया, एक प्राइड होता है, एक आपका, मुझे लगता है जो उनके अंदर उनके ऊपर स्ट्रेस टेंशन भी थी ना, वो भी खत्म हो गई। यानी पॉजिटिविटी तो नजर आई है, कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, वो अब आ गया है। और अब ये जीतेंगे ही जीतेंगे। और मेरे ख्याल हमने इतना बुरा खेलने के बाद इंसान अच्छा ही खेलता है ना, इससे नीचे तो नहीं जा सकते आप। इससे बुरा क्या खेलेंगे, तुम अब अच्छा खेलेंगे। सही फरमा रही हैं आपके, है ना, फील आ रही है ना माजिद भाई आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी कौम जितनी यूनाइटेड है, और कौम जिस तरह हम कराची में गुजरते हैं और जो हम होर्डिंग्स देखते हैं, तो उसका अक्स हमें ग्राउंड में भी नजर आ रहा है। गर्मी के बावजूद, हब्स वाले मौसम के बावजूद, प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए तमाशाई ग्राउंड में आ रहे हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए, मेरी बात आप ये याद रखिएगा, और मेरा क्लिप अगर कभी मौका मिले तो फ्यूचर में चलाइएगा कि ये मजीद साजिशें करेगा पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से भारत ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, लेकिन पाकिस्तान की PSL देख लें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख लें, हमारी क्रिकेट अभी दुनिया में हम सुपर पावर हैं और लोग हमें मानते हैं। अगर भारत हमसे नहीं खेलता, ICC इवेंट में ना खेले, एशिया कप में ना खेले, दो लड़कों की जरा बात कर ले, साहबजादा फरहान की और हसन नवाज की। वो यानी आप देखें कि हसन नवाज तो स्ट्रेट बैट के साथ हिट लगा रहा है, जो कि बहुत कम होता है, और लॉन्ग हैंडल यानी आर्म से यानी स्ट्रेच करके खेल रहा है। और ये जो साहबजादा फरहान है, बैकफुट का इस्तेमाल और फिर फ्लिक करना, उसकी जबरदस्त बात है। दोनों की जरा बात कीजिए। देखिए, हसन नवाज ने उनका ताल्लुक तो शायद मुजफ्फरगढ़ से है, लेकिन उनकी जो ज्यादा क्रिकेट है वो इस्लामाबाद में रहते हैं, वहीं क्रिकेट खेलते हैं। तो वहां के लोग बताते हैं कि वो कोई क्लब मैच भी मिस नहीं करते। इसी तरह साहबजादा फरहान की अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस देख लें, तो पिछले 23 सालों से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके आप सम्राट देख लें कि हसन नवाज, उन्होंने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 सेंचुरी बनाई, फिर PSL में जिस तरह वो बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से नजर आए, तो वो 1 करोड़ की जो इलेक्ट्रिक कार थी, उसका इनाम भी उनको मिला। इसी तरह साहबजादा फरहान सेकंड मैच में उनको हमने बैटिंग करते हुए देखा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का, अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करने लगा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये खासा नहीं रहा जो हमने कल मनाजिर देखे। कल के मैच में बहुत कम लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 4 डॉट बॉलिंग खेली है। अदरवाइज
पाकिस्तान की डॉट बॉलों की तादाद बहुत ज्यादा। ये डॉट बॉल क्या होता है? ये डॉज द बॉल बताएं भाई डॉट बॉल। भाई डॉट प्लीज बॉल बॉल प्लीज वो एक्सप्लेन गेंद विद होती है डायग्राम। जिसपे कोई रन ना बने। और आप देखें तो T20 वाइट बॉल होता है ना, ये वाइट बॉल नहीं होता। नहीं, नहीं, आपको डॉट बॉल पता ही नहीं होगा होता है। डॉट बॉल, क्योंकि आप कोई बॉल ऐसी खेलती नहीं इसमें रन ना बनाए। मतलब मेरी जबान में अब देखिए- समझाए माजिद भाई तो समझ आए। देखिए डॉट बॉल उस गेंद को कहते हैं जिस पर बैट्समैन कोई रन ना बनाए। लेकिन देखिए मेरे और जोहेब के साथ आप एक खाने का सेशन करें, आपने खाने सही को बात मना है। कर दिया नहीं तो मैं सीख जाऊंगी फिर हम माजिद आपके- भाई, मैं सीख जाऊंगी, मैं भी गोल्फर हूँ, कितना ही फर्क होगा। हाँ, तो वही कह रहे कितना हो गोल्फ और क्रिकेट में कितना फर्क होगा। भाई। वही कह रहे हैं कि हमारे साथ बात बैठ के जरा खाने की बेस पे बिल आप पे माजिद करेंगी, भाई जिसने जरा हम गोल्फ सिखाएंगे आपको। जिसने गोल्फ खेल ली ना, वो कोई भी गेम समझ सकता है, क्योंकि जितनी मुश्किल गेम गोल्फ है और जितनी उसकी बड़ी रूल बुक है जो हमें याद करनी पड़ती है, और मैंने याद की, तो ये कुछ नहीं है उसके आगे। नहीं, खाने का नहीं करेंगी वादा, घुमाएंगी बात को, मैं बता रहा हूँ ना। एथलीट हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, इस मॉडर्न वक्त- कुड़िया इस में वक्त- माजिद भाई। इस वक्त पाकिस्तान की टाइगर वुड जोहेब आपके साथ स्टूडियो में सही बैठी हुई। नहीं ना, हाँ गोल्ड मेडलिस्ट आपके सामने बैठी है। भाई जबरदस्त, बहुत शुक्रिया झूले ले बड़ी रही है साहब, सब। आपने वक्त दिया। और हमेशा से जब भी हम कहते रहते नहीं, पता नहीं आप मुझे मैं हल्का डॉट ना बॉल लें। बता रहा था आपको। मैं आपको बताऊं, या मेरे बालों और मेरी तैयारी पे ना जाए, मैं एक अच्छी खासी एथलीट रही हूँ माशाल्लाह। मेरा ये बॉय कट रहा है सारे। मैं आपको बताऊं टीन एज में बॉय कट था, इसलिए क्योंकि मैं बड़ी सीरियस स्पोर्ट्स हाँ। खेलती थी, लेकिन मैं और गोल्फ खेलती थी। मैं बहुत डॉट ज्यादा। बॉल आपको बता रहा था कि आपको डॉट बॉल इसलिए नहीं पता चलेगी कि आप कभी डॉट बॉल खेलती ही रही है, मतलब- हर बॉल पे रन बनाती है। ये तो है, ये तो है, स्कोर तो मैं करूंगी। तो ये मतलब मुझे पता नहीं, मेरी पेरेंट्स देख इनको लगता है इसको क्या पता होगा स्पोर्ट्स का। ऐसी बात नहीं है, मैं अगर इंटरेस्ट अगर बना लूं ना अपना, जिद पे आ मैं जाऊं फिर नहीं तो छड़ना। फिर मुझे फिर मैं नहीं क्रिकेट, छड़ना। मैं वो भी बातें जान लूंगी जो क्रिकेटर्स को भी नहीं पता होंगी। आई एम लाइक दैट। आपको पता है मेरा पे, मैं घुस जाती हूँ और मेरी रिसर्च और मेहनत और लगन और फिर वो दिमाग बातें होंगी कि से ये जो बता नहीं पहुंचती हूँ, कहती हूँ ना उसकी कामयाबी की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचती लेकिन हूँ। अगर आप वो बातें जान लेंगे ना, फिर आप बता नहीं सकते वो बातें। नहीं मैं बता दूं, तो पता है मेरा, यू नो मी। शायद अच्छा ही है, और जब अगर खुद अपना लग रहा है तो फिर ज्यादा मुझे उसमें गहराई में नहीं जाना देना। चाहिए। तो ज्यादा पता ही नहीं होना चाहिए, ताकि बेहतरी रहे, फिर वरना ज़ाहिर है कुछ वो- भी हो सकता है। क्या अच्छा, बात लास्ट है जी? 10-9-8 करने की जरूरत है या नहीं नहीं कोई नहीं, आई एम प्रिपेयर्ड। ब्रेक लेंगे सुकून से, तहम्मुल से, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहे देखते राइज एंड रहिए, शाइन Rise ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग वापस आते हैं। एवरीवन। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में भी और बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर एक इंसान को अफेक्ट करती है जी। वो है बजट। बजट है, बिल्कुल। तो एक तो घर का बजट है, एक होता है मुल्क का बजट। क्या फर्क है? अब आप ये भी बिल्कुल सोच वैसे ही रहे बजट होंगे। है, वैसा ही जैसे होता है। जब पढ़ाया जाता है, जो जिन्होंने पढ़ा है इकोनॉमी को, तो जैसे घर का बजट बनता है वो स्मॉलर स्केल पे होता है, और फिर आप इसको लार्जर बड़े स्केल पे करें तो उसी तरह हेड्स होते हैं आपके, जिसमें आपको खर्चे करने होते हैं, कितनी आपकी अर्निंग हुई है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या आप खसारे में जा रहे हैं नहीं है। तो आपकी वैसे एक्सपेक्टेशन है क्या बजट से, क्या समझ रही हैं आप? मेकअप पे जब ज्यादा टैक्स लगता है दुख होता है। जब ज्यादा आपस की बात है कि मेकअप पे, मतलब मैं वैसे नॉर्मल से एक बात कर रही हूँ, नहीं, आम मतलब आदमी को- लेडीज को, आम आदमी लेडीज को दुख होता है। फिर पहले ये था कि जो दूध के डब्बे हैं, बच्चों के जो फॉर्मूलाज हैं, जब उस पे आए ऑन अ सीरियस नोट, जब टैक्स ज्यादा लगा था, वो बहुत मुझे वो हिट किया था, वो भी बहुत, और हर ही चीज हिट करती है वैसे तो देखा जाए। ग्रोसरी वगैरह, हाँ। आपके जो आइटम्स आप खरीदते हैं जी घर जी की, जी, लेकिन यही है कि लोकल जो चीज़ें हैं आम बंदे के इस्तेमाल की, उस पर तो कम ही होना चाहिए। ठीक है, इंपोर्टेड चीज़ों पे समझ आता है, लेकिन आम चीज़ें जो इस्तेमाल की हैं उस पर तो बिल्कुल, मतलब होने बहुत ही कम होना चाहिए, ना होने के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये 10 जून को बजट पेश किया जाएगा, और इसमें लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो यही समझ रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा, सैलरी क्लास को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, फिर एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए हैं या नहीं हुए, उसका क्या रिजल्ट नजर रियल आएगा। एस्टेट पे तो रिकॉर्ड टैक्स लिया इन्होंने अभी कुछ सालों में, जो प्लॉट की लेन देन पे जो Real estate का बिल्कुल। कैपिटल गेन, मतलब लॉस ही, हमारा लॉस था, इनका गेन ही गेन था। इतना टैक्स दिया पब्लिक ने, जो अभी रियल एस्टेट पे डबल टैक्स था। बिल्कुल, वो जब भी अब तो वो रियल पता नहीं एस्टेट है, जरा स्टॉल सा कर गया, और वो इस तरह एक्टिविटी थी नहीं। ये टैक्स बहुत वसूली ज्यादा। का हदफ क्या रखा गया गाड़ियों है? पे बहुत टैक्स है। बिल्कुल ऐसा ही है। गाड़ियों पे बहुत टैक्स है, बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स है, जो मतलब थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन बात है कि हम अब पूरी तरह से, जब आप कर्जा लेते हैं, जो मुल्क कर्जा लेता है, वो पूरी तरह से फिर आजाद नहीं होता कि अपने मर्जी के टैक्स लगाएं। बिल्कुल। फिर अब आपको हमारा बजट जो बना बनेगा के वो रखनी IMF पड़ती के है। साथ ये अंडरस्टैंडिंग है। हमारी होगी, इसमें और IMF मजबूरियां जो भी चीज़ें- हैं। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट असद अली शाह साहब ने। असद, बहुत शुक्रिया। हम एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे थे कि हमें तो रिलीफ चाहिए,
ग्रॉसरी यानी अशिया खुरोनोश पे हमें रिलीफ चाहिए, हमें एनर्जी पर रिलीफ चाहिए, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, मईशत का पहिया चलना चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन ओवरऑल क्या है, कैसा बजट आने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ ये बजट इस साल शायद थोड़ा सा रिलीफ आ जाए। एक तो जो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हुकूमत ने लगा लिया था पिछले चंद सालों में, और ख़ास तरह से सैलरीड इनकम उस पर शायद थोड़ा सा कुछ रिलीफ आ जाए। और उसके अलावा तो ब्रॉडली मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन है कोई ज़्यादा। अच्छा मुझे बताएं, हालिया दिनों में ये जो पाक भारत टेंशन हुई है, हालिया दिनों में ये बात हो रही है कि डिफेंस का बजट बढ़ाया जाए क्योंकि हालात इसका तकाजा कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी इसकी मुतामिल हो सकती है, आप क्या समझते हैं? नहीं जी, इकोनॉमी तो बहुत सारी चीज़ें जो लादी गई हैं अवाम के ऊपर, वो उसमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डिफेंस बजट तो ज़ाहिर है बढ़ेगा, जो इंडिकेशंस हैं और रिस्क भी हैं, उसकी कुछ वैलिड वजूहात भी हैं, लेकिन कुछ जो बजट में गुंजाइश इस साल निकल सकती थी रिलीफ देने के लिए, क्योंकि एक चीज़ ज़रूर कहनी चाहिए कि पिछले साल जो टैक्स कलेक्शन है FBR का, और दो के जो टारगेट था वो पूरा अचीव नहीं हुआ। 13.9 ट्रिलियन का, उसमें कोई 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में 28-27% ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, बावजूद इसके कि महंगाई की शरह जो है वो कम हो गई है। तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन है मैं समझता हूँ। और जाहिर है ये कलेक्शन सारा जो है कोई FBR की बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की वजह से नहीं हुआ है। ये एक्सेसिव टैक्स जो महसूलात लगा दिए गए हैं आम आदमी के ऊपर, ख़ास तरह से गरीब लोगों के ऊपर और सारे बिजनेसेस के ऊपर, उस वजह से टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है और बेस आपका थोड़ा मतलब उस वजह से जो बजट का असद साहब, आपको लगता है ये जो पेंशनर्स हैं इनके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, इनकी पेंशन्स पे? कहा जा रहा है बिल्कुल ऐसा। नहीं, जो लगा हुआ है मेरे ख्याल में ऑलरेडी उसमें एग्जेम्पशंस काफ़ी हद तक विड्रॉ हो गई थी, तो अब हो सकता है कि कुछ जो बाकी कुछ रह गया है तो उस पर भी लगा दें। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, ये डेट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं कि हमें खसारा ज़ाहिर है उसको पे करना है, जो भी हम लोग, उसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा हमारा बढ़ने जा रहा है, तो ये आप ये एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? नहीं, करंट अकाउंट खसारा जो है वो तो हमारा इस साल सरप्लस हो गया, जो है ना, जो होता रहा है। और ये हमेशा जब हम IMF प्रोग्राम में होते हैं तो उस प्रोग्राम में इस तरह की प्लानिंग होती है कि जो शरह ग्रोथ है, जिसको जो इकोनॉमी की तरक्की की रफ्तार है, उसको कम किया जाता है इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के या बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा के, ताकि बजट का खसारा कम हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के मईशत की रफ्तार जो है वो कम हो गई है ना, तो इंपोर्ट्स जो हैं वो रिलेटिवली कम है। और हमारा इस साल दूसरा जो अच्छी चीज़ हुई वो रिमिटेंसेस काफ़ी बढ़े हैं, अनयूजुअली ज़्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट का, एक्सटर्नल अकाउंट का जो खसारा होता था वो सरप्लस हो गया है इस साल। लेकिन उसकी मेन वजह वही है कि मईशत जो है ना वो बिल्कुल सुस्त कर दी गई है, और जो आम लोगों की इनकम है और उसमें कमी आई है। और
जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ रही है उसकी वजह से। जी सर, ये बताइए रेमिटेंसेस जो हैं ये बढ़ी हैं आपने कहा है, तो ये उसकी क्या वजह है? जी जी, इसकी वजह यही है कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे ख्याल में जो यहाँ के हालात हैं वो बाहर जा रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि एक जो कुछ पहले इनफॉर्मल चैनल से ज़्यादा आता था, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी है हमारी डॉलर और रुपी का रेट में काफ़ी फ़र्क होता था, तो वो ऑफिशियल चैनल से मेरे ख्याल में ज़्यादा आ रहा है। तो उस वजह से रेमिटेंसेस तो पहले भी आते थे लेकिन वो इनफॉर्मल चैनल से आते थे। अच्छा, तो जी नहीं, इसमें एक पहलू ये भी है ना सर, एक जमात की तरफ से ये रेमिटेंसेस के बारे में बड़ी बात की गई कि हम क्योंकि नहीं है तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, वो पैसे ना भेजें, और ये कहा भी गया। लेकिन ये एक तरीके का ट्रस्ट भी है लोगों का ओवरसीज पाकिस्तानीज का कि हुकूमत के ऊपर, या नहीं है ऐसा है? देखिए, ये जो रेमिटेंसेस आते हैं वो कोई हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट या ट्रस्ट ना करने की वजह नहीं है। जाहिर है जो लोग बाहर जाते हैं अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, एक जो जेन्युइन रेमिटेंसेस हैं। उसके अलावा जो है जो अपनी बिजनेस नीड्स हैं, ग्लोबल सूरत हाल वहाँ पर जिस इकॉनमी में है उसके मुकाबले में यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर एक वजह ये भी है कि हमारा जी। अच्छा, यहाँ से जो बाहर पैसा जाना होता है ना जेनू के लिए, वो बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल हो गया। आपको आवाज आ रही है सर? उनको हाँ बात करेंगे। अच्छा देखिए, एक इसमें 2-3 सवालात और भी हैं, अभी हम दोबारा कनेक्ट करेंगे कि ये जो ग्रोथ रेट हमने रखा है ये 4.2 हमने रखा है, इसका जो हदफ है, अब क्या ये अचीव कर पाएंगे? 2.69 से हम इतनी बड़ी जंप मार पाएंगे या नहीं? क्योंकि उसके लिए तो फिर इंटरेस्ट रेट आपको मजीद कम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ये कह रहे हैं कि उसको रोका गया है ताकि करंट अकाउंट खसारे को कम रखा जाए, तो बिजनेस में बढ़ाना चाहिए चीजें। अब सारा बवाम के थ्रू तो नहीं आपने रिकवर करना है, अब ऐसे बिजनेसेस करें, इन्वेस्टमेंट्स आए, ऐसे प्लान्स बनाएं कि हमारा बिल्कुल ये इसी से होगा। लोग क्यों पे करेंगे? लोग क्यों पहले इतने मजबूर है, इसके बाद मतलब कर्जे पे कर्जा तो जो बात है, और उसके बाद हम ही पे कर रहे हैं, ये तो नहीं सही। आपका प्लान क्या? हुकूमत का एक प्लान होना चाहिए कि हमारे जब यानी लोग कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना, यही है नहीं। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड, बाहर के मुल्कों के साथ आप जो ट्रेड की बात हो रही है वो करें कि उससे भी फर्क पड़ना चाहिए। हम लोग कितना पे करें? बिल्कुल ऐसे ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बहुत चीजें आसान की हैं। SIFC का कयाम इसी की ज़ाहिर इस सिलसिले की कड़ी है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, वन विंडो ऑपरेशन किया जाए। तो अब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का रुपया कितना स्टेबल होता है, ये भी इसमें एक फैक्टर है ना। कि पिछले जो इकोनॉमी हमारी चली है पिछले सालों में, तो हमने ये भी स्ट्रैटेजी देखी कि रुपए को स्टेबल करने के लिए आपने कई यानी हजारों मतलब बहुत से डॉलर्स झोंक दिए सिर्फ उसको स्टेबल रखा है। अच्छा, एक बार फिर मैं ज्वाइन किया, फिर लोन लेके अगर आपने स्टेबल करना है तो ये तो बड़ा टेम्पररी ये टेम्पररी होता है। मुझे बताया साहब, ये जो हमने इस वक्त ग्रोथ का जो हमने एक टारगेट रखा है 4.2 बताया जा रहा है 2.69 से, आप मुझे बताएं ये जो पॉलिसीज अभी चल रही है, आपने खुद भी कहा कि इकोनॉमी उस तरीके से चल नहीं रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका पहिया चल नहीं रहा है, तो 4.2 के हदफ को हम पहुंच पाएंगे? ये थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर है, लेकिन क्योंकि इस साल ग्रोथ बहुत कम हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी मेरे ख्याल में नेगेटिव ग्रोथ है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नेगेटिव है। तो असल बात यह है कि हुकूमत जो है ना प्रोजेक्शंस को ऑप्टिमिस्टिक ही करती है ना। इस साल की 3.2% थी, वो अभी भी 2.6%, 2.7% की बात हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन के ग्रोथ से भी कम है। लेकिन मेरे हिसाब से ये 2% भी नहीं होगी। तो टैक्स कैसे कलेक्ट होगा फिर? 3 साल से मैं अर्ज कर दूं, पिछले 3 साल से क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है, तो अब इस बेस पे, क्योंकि बेस बहुत कम है, तो 4% ग्रोथ पाकिस्तान की हो सकती है, जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो गया और इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि कम किए हैं काफी इसी वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया है, तो मैं समझता हूँ मईशत में गुंजाइश है कि 4% ग्रोथ जो है वो हो सके अगर पॉलिसीज बेहतर हो, अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो है और थोड़ी सी लूज की जाए। तो अब इतने इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं कि थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ सकती है।
तो अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 3-4% बढ़ जाए, क्योंकि वो नेगेटिव ग्रोथ होती रही है, और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 3-4% हो जाए तो ये हो सकता है। अच्छा असद साहब, ये रियल एस्टेट के बारे में भी बताएं कि इतना टैक्स था कि उसकी वजह से डिस्करेज हुए हैं लोग प्रॉपर्टी के लेन देन में, तो ये अभी बढ़ेगा या ये अब इसमें टैक्स जो लगाए हुए थे वो कम होंगे? मैं समझता हूं कि लार्जली जो है वो ही रहेगा, क्योंकि रियल एस्टेट के लोगों ने काफी रेज किया था कि उस पर कुछ टैक्स एक्सेसिव हो गया है, कुछ कम किया जाए। लेकिन असल बात तो यह है ना कि अब अल्टीमेटली IMF क्या मंजूर करता है, कि वो अभी तक निगोशिएशंस चल रही हैं, वो ये आखिरी वक्त तक जो है वो चलती रहती है ना। तो इसलिए मुझे बताया पीटीआई दौरे हुकूमत में हमने देखा कि रियल एस्टेट बड़ा बूम किया, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा सब्सिडी भी दी गई और उसकी वजह से हमारा ग्रोथ भी 6% पे पहुंच गया। ये आप स्ट्रेटेजी इसको कैसे देखते हैं? ये काबिल अमल थी या टेम्परेरी बेसिस पे थी जिसकी वजह से हमें फिर नुकसान भी हुआ, हमारी ग्रोथ आर्टिफिशियल नजर आई? आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए, रियल एस्टेट जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ लिंक्ड है, तो कंस्ट्रक्शन को तो प्रमोट करना चाहिए। खाली प्लॉट्स जो हैं वो लोग लेके और उसमें स्पेकुलेशन हो, उससे कोई फायदा नहीं होता इकोनॉमी को। तो मेरे ख्याल में रीजनेबल टैक्स जो है, जो प्लॉट्स की एक्सचेंज है उस पर तो होना चाहिए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको जरा प्रमोट करना चाहिए। तो ये इस तरह का ब्लेंड होना चाहिए। ठीक है। और ये जो इन्फ्लेशन का हदफ बताया गया है कि ये 5% से ये 7.5% होगा, तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी लोगों के पास तो पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, ये 7.5% भी मुश्किल हो जाएगा लोगों को बर्दाश्त करना। मेरा अपना ये ख्याल है कि इन्फ्लेशन इस साल का भी जो इन्होंने रखा था 11-12% रखा था, और मैंने उस वक्त भी प्रोजेक्ट किया था कि जो इकोनॉमी इतनी स्लो डाउन है तो एक्चुअली रिस्क है डिसइन्फ्लेशन का, यानी नेगेटिव इन्फ्लेशन और रिसेशन भी हो सकती है। आपने देखा कि पिछले महीने में ये 0.3% पे आ गया है इन्फ्लेशन। तो एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो इस साल का जो 5-6-7% जो हमारा भी ऑन गोइंग ईयर है, मुझे लगता है कि उससे भी कम होगा। और अगर इकोनॉमी की मईशत की रफ्तार जो है वो नहीं बढ़ी और ये सुस्त रफ्तारी रही, तो फिर ये 7% इन्फ्लेशन भी नहीं होगा। और ये इन्फ्लेशन रेट जो है ना, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है वो बिल्कुल क्रैश हो गया है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया असद शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो देखिए ना, वही बात है, बड़ा इम्पोर्टेंट है सुहेब इस वक्त। और हमें थोड़ा सा ना ट्रंप का मॉडल अपनाना चाहिए कि जो हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, ममालिक हैं, उनमें उनके साथ मिलके ट्रेड करना पड़ेगा। वो देखो अभी जो उसने दौरा किया ट्रंप ने, जहां जा रहा है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील करते 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 जा रहा है। उसका दौरा ऐसा हार्डली कहीं होगा जो ऐसे खाली गया है। और यूएस मेड को वो ज्यादा वो कर रहा है फोकस, के जो यूएस में ही चीजें बनेगी उसको ही आप प्रमोट करें। हमारे भी दौरे होने चाहिए। अब इतने ममालिक हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार मोहब्बत सब एक जगह, लेकिन अब साथ में ट्रेड बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट आए, बहुत लोन्स वगैरह तो बहुत हो गया जरा, इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर बात बनेगी। हर लोन जो है हमें कमजोर करता है, जो बात है, क्योंकि देना हम नहीं है। और ये फेक सी स्टेबिलिटी होती है जो आपको नजर आता है कि जी रुक गया है, डॉलर रुक गया है। वो क्यों रुका है? वो हमने ही फिर जो है ना अपने कान नाक से पेमेंट करनी। बिल्कुल ऐसे ही। और रियल एस्टेट की जहां तक बात की है तो उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। सैनिटरी की इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, सीमेंट की इंडस्ट्री, फिर सरिया लगता है, फिर मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। तो यहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि पैसे नहीं है लोगों के पास जेब में। तो ये 7.5 की बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि 7.5 भी अगर हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा लोगों को अशिया खुरोनोश भी खरीदना और फिर ये बिजली के प्राइसेस वगैरह और ये हैंडल करना। बिल्कुल बड़ा जरूरी है। तो अल्लाह खैर करे। बजट आता है ना, टेंशन सी हो जाती है, तो आप भी दुआएं मांगे और अच्छा सोचें। और ये सोचें कि हमारी जो है ना पाकिस्तान इकोनॉमिकली अपने आप को कैसे और स्ट्रॉन्ग करे। इतने माशाल्लाह कमाल हमारा यूथ है, इतना अच्छा पढ़ रहा है, बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं। अब आए हैं तो सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं खोलने, ये भी प्लान्स बनाने हैं आपने कि भाई आगे हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करें। अब इतनी चीज़ें हैं जो हमें तो समझ भी नहीं आती, लेकिन इन बच्चों को पता है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इतनी सारी है जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं, दे हैव द सॉल्यूशंस। और उनको मौका देना चाहिए, ये आगे आए और गवर्नमेंट के साथ मिलके
जो है ये प्राइवेट सेक्टर ये कुछ प्लान्स बनाए जिससे हमारी इनकम बढ़े। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साथ साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो अब बजट की हम बात कर रहे हैं, एक चीज बजट में नहीं आ रही है, वो कौन सी चीज है बजट में जो अभी तक नहीं आ मतलब रही? हम एक तरफ हम कहते हैं कि जी कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं महंगाई है, inflation मसला हो गया है, लोगों के ऊपर बोझ पड़ गया। तो फिर ये मुझे बताएं कि ये मंडियों से जो इतनी हैवी शॉपिंग हो रही है, हाँ। ये कैसे हो रही है? बिल्कुल। लाखों के जो है मवेशी जानवर जो है सेल पे जा रहे हैं, कमाल है। ये वैसे एक हमें एक बार भी लगानी चाहिए कि इतने से ज्यादा का जानवर नहीं आएगा मंडी में। ये क्या बात हो गई भाई? ये इनसे कि आप रिपोर्टर से लाखों- बात करें। बिल्कुल, जो ईद करीब मंडी आते में बेचारे खड़े हैं हाँ इस जी, वक्त, मवेशी मंडी में गर्मी भी खरीदारों है। का रश बढ़ गया है, महंगाई का शिकवा भी साथ साथ जारी है, व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव हो रहा है, लेन देन हो रहा है, क्या बात है। जानवर बिक रहे हैं नहीं बिक रहे, ये हम जानेंगे जी, जी, इस्लामाबाद पल से। पल की आपको बकरा मंडी की हम खबर दे रहे हैं 365 न्यूज पे। देखिए हमारी आप डेडिकेशन देखिए हमारी। इस्लामाबाद से हमें वाह, सदाम वाह। ने ज्वाइन किया और कराची से अली वासे ने ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं, दोनों को दिखाओ भाई। वाह वाह वाह, आगे देखिए दो। ये सही, गुड। डेकोरेशन तो भाई कहाँ देखें। इस्लामाबाद में सदाम है और वो पीछे ऑरेंज सा माहौल बना हुआ है, इधर भी ऑरेंज के नोपीस लगी हुई है, वेरी नाइस। बिल्कुल। वाह वाह, साए का इंतजाम है। और बताएं। हाँ तो आप बता रहे किसके मैं कहाँ? पूछूं? कराची से इस्लामाबाद पूछ रहे चलते हैं। सदाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जी सदाम बताएं अगर मंडी इस का वक्त क्या हम क्या सॉरी क्या कह रहे हैं? मंडी की अगर हम इस वक्त बात करें तो मंडी में जानवरों की तो बड़ी तादाद मौजूद ही है, जिसमें बैल भी शामिल हैं, जिसमें दुम्बे भी शामिल हैं, बकरे भी शामिल हैं, लेकिन लोगों के भी रश जो है वो लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भाव ताव का सिलसिला जो है वो जारी है। और जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि जानवर जो हैं वो इस वक्त हमारी पहुंच से जो है वो काफ़ी बाहर हैं। कुछ शहरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी चैट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमाद साहब ये बताएं कि जानवर आप लेने आए हैं यहाँ पे, तो क्या सूरत हाल है रेट की और क्या आपको लगता है? जानवरों का रेट इस टाइम बहुत ऊपर जा रहा है, मार्केट ना बहुत तेज़ है और लेना बहुत मुश्किल है। जानवरों का रेट जो है वो काफी यहाँ पर बताया जा रहा है कि तेज है, चाहे वो बकरा हो, दुम्बा क्या हो क्या या रेट चल बैल रहे हैं हो। सदाम? रेट भी तो अच्छा, बताएं ना जरा, नंबर्स में बात करें। क्या रेट्स? देखें, जिस बकरे का हम ये समझते हैं ना कि साफी गोश्त 20 से 22 किलो निकलेगा तो वो 1 लाख रुपए, 1,10,000, 1,20,000 रुपए से डिमांड करते हैं और वो 95,000, 1 लाख रुपए में यहाँ पर बिल्कुल भी जस्टिफाई, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता वैसे, गलत। अच्छा, अगर दूसरी तरफ अगर हम बैल की बात करते हैं तो बैल भी इसी तरह जो है वो जो तकरीबन 2-2.5 मन का होगा तो उसका 3.5 लाख 4 लाख रुपया जो है वो डिमांड की जा रही है। और आखिरी जो है वो बता देते हैं कि जी 3 लाख लेंगे या 3.25 लाख लेंगे। नहीं तो सदाम इससे क्यों इतनी कम कोई बैल नहीं है। मतलब क्यों इतनी महंगाई? एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए ना, असल कोई में इस कैपिंग बारे तो बात हो, होनी चाहिए। कोई तो कैपिंग होनी हो ना। चाहिए। इसका दिल कर अच्छा। रहा है आप बेच रहे हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा इंतजामी अमूर की मैं आपसे थोड़ी तफसीलात यहाँ पर शेयर करूँ इस मंडी में, तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अगर आपको थोड़े से मेरे अकब में मनाजर दिखा सके, जो जानवर आप देख रहे हैं किस तरह ये धूप में खड़े हुए हैं, इनके लिए साए का इंतजाम नहीं है। पीछे अगर नवीद थोड़ा सा दिखाएं, ये आपको पानी जो है पीने का साफ शफाफ पानी की एक टैंकी नजर आ रही है, लेकिन इस टैंकी में पानी मौजूद नहीं है। ये जानवर जो हैं वो प्यासे हैं, ये जानवर भी काफी मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानब अगर आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नवीद मेरे साथ है, वो आपको दिखाएं, ये आप बिजली की तारें जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर कुंडे डाल के जो है वो बिजली चोरी की जा रही है इस मंडी में बाकायदा तौर पर ठेकेदार की जानब से। और चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि 10:30 के करीब वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो बड़ी हैवी लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं वो भी ताहाल जो है वो बंद नहीं की गई। आप देखें, ये अभी भी मंडी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर ये लाइट्स जो हैं वो अभी भी ऑन है। और ये बड़ी ये तो बड़ी नाअहली है मंडी जिन्होंने जो बिल बिल्कुल सदाम, ये तो बड़ी किसके अंडर आती नाअहली है है। ये मंडी? वैसे किसके अंडर है ये? देखे जी, ये इंतजामिया कौन है? इंतजामिया की जानब से ठेका दिया गया है और जो ठेकेदार है उसकी जानब से ये इंतजामात किए जा रहे हैं। और एक बड़ी जो दिलचस्प बात है जो हमारे नादरीन को यहाँ पर पता चलनी चाहिए वो ये है कि जो बड़ा जानवर है उसको मंडी में दाखिल करने के लिए 4,000 रुपये और जो छोटा जानवर है बकरा है या दुम्बा है तो उसके लिए 3,000 रुपये जो है वो ठेकेदार वसूल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जानवर हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं, व्यापारी जो हैं वो भी मुश्किलात का शिकार तो हैं। उनको और उसके ठेकेदार अलावा को जो पकड़ना खरीदार हैं, चाहिए वो कि आप पे भी कर रहे हैं रेट्स और की कोई वजह से- फैसिलिटी नहीं, और ये कितने महंगे जानवर हैं तो महंगे बीमार कुंडे लगे होंगे। हुए हैं। वैसे ही बिजली के लिए पूरे मुल्क में आप रो रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है और यहाँ कुंडे चल रहे हैं
और देखे ना कि दिन Openly. दिहाड़े ये काम चल रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है, सदाम, तो जिले इसकी इंतजामिया तो को देखना कंप्लेन पड़ेगा। करनी चाहिए सबको। ऐड कर दूं जी जी कि यहाँ पे जो जनरेटर्स हैं वो रखे गए हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। इस वक्त भी हमने पूरी मंडी का सर्वे किया है, एक भी जनरेटर जो है वो यहाँ पर ऑन नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं। और लाइट्स आप देख रहे हैं कि जल रही हैं, और कुंडे भी हमने आपको ये तो live खैर यहाँ बहुत पे बुरे दिखाए हैं। इंतजामात और हैं जो इसकी इस्लामाबाद जो की जुल्म- मंडी के, ये इंतजामिया को देखना पड़ेगा इन चीजों को। कोई तो अकाउंटेबल है। 4-4 हजार रुपए आप ले रहे हैं कि मंडी के अंदर जानवर तो लेके ये आने के, पुलिस को लेके जाने कंप्लेन के। कर सकते हैं, किसको कंप्लेन कर सकते हैं सदाम, पता करें। देखिए जी, ये बेसिकली ये काम है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का, जिले इंतजामिया का, जिनकी तरफ से ये मंडियों के ठेके जो हैं वो दिए गए हैं, और मुख्तलिफ ठेकेदारों की जानब से बिड में ये जो ठेके हैं वो लिए गए वो हैं। तो लंबी बात है ना, ये बिल्कुल, छोटा आप काम इसकी क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारी- फौरन अगर आप कुछ इस पे एक्शन लें, क्योंकि ये तो बड़ी सख्त जानवरों के Violation है साथ ज्यादती है, फौरन आप क्या कर सकते हैं? फौरन कहाँ कंप्लेन हो कि कोई आए तो देखे? इस पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो 15 पे इस्लामाबाद पुलिस को इतला दी जा सकती है कि इस पे तो आप फोन उठाएंगे। लेकिन हम आने वाले शोज में बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसे आने वाले शोज में हम सदाम, एक कोशिश फोन, करेंगे पहला फोन तो आपकी तरफ से होना चाहिए कि please। हाँ, इंतजामिया को Animal ले, rights डिप्टी भी होते कमिश्नर हैं। अगर ये इंतजाम कर रहे हैं। उसमें बाद में मेरे लिए काफी मुश्किलात हैं, क्योंकि हमारा जो कानून है ना वो बड़ा डिफरेंट हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम खुद एप्लीकेंट हो। नहीं, हम और खुद कोशिश आप करेंगे जो अपने मुझे शो पर। बाद में अदालतों के मैं फोन सदाम, हम खुद कोशिश करेंगे अपने शो पर डिप्टी कमिश्नर या फिर उनके कोई नुमाइंदे यहाँ पर आए लेकिन और वो फौरन ये को जो तकलीफ इंतजामिया हुई है, के फौरन मामला करना तो दिखाएं। देखिए ना, इनको अभी Exactly. अर्जेंट, इनको रिलीफ चाहिए, पानी चाहिए, जानवरों को शेड चाहिए, फौरन वहीं के लोग क्यों नहीं फोन करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनसे लोग क्या तो आते हैं बिल्कुल। जानवर खरीदने के लिए, वो तो हो ही जाएगी, खरीदो फरोख्त तो होगी। कोई लाख का ले लेगा, कोई 90,000 का ले लेगा। लेकिन सदाम, हम चलते हैं। जी जी जो जानवर जी जो जानवर लेके आ रहे हैं, जो व्यापारी है मुख्तलिफ शहरों से, वो ठेकेदार को शिकायत कर रहे हैं इस हवाले से कि पानी यहाँ पे मौजूद नहीं है, या शेड जो है वो प्रॉपर नहीं यहाँ पे जानवरों के लिए बनाए गए। तो मुश्किलात का बाकायदा तौर पर वक्तन फवक्तन जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं वो है। पैसे ले चुके हैं, अली वो आप पैसे ले बताएं, चुके हैं। कराची में जरा इंतजाम तो उन्होंने बड़े बुरे इंतजाम है इस्लामाबाद में मंडी के, कराची में क्या सूरत हाल है? देखें शुएब, कराची की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी एशिया की नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी तो कायम कर दी गई, जिसमें 20 ब्लॉक कायम किए गए हैं, 2 VIP, 18 जनरल ब्लॉक्स हैं। इस वक्त मैं जनरल ब्लॉक्स में मौजूद हूँ। अगर जानवरों की हम बात करें तो मेरे कैमरामैन जुल्फ़िकार दिखा सकें, मेरे अकब में भी जानवर तादाद में मौजूद हैं, जो तपती धूप के अंदर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। ना तो कोई सायेदार यहाँ पे टेंट लगाया गया है, व्यापारों की अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ शेड लगाकर जो है जानवर उन्हें उसके अंदर बांधे गए हैं। जबकि सेम जो इस्लामाबाद से हमें हमारे साथी रिपोर्टर ने जो आगाह किया, सेम यही कंडीशन यहाँ कराची की भी है। यहाँ पानी की भी शदीद हमारी बात हुई है व्यापार से, उनका ये कहना है कि एक ड्रम जो है वो 24 घंटे में 3500 रुपये का इन्हें फराम किया जा रहा है। जबकि जानवर जो है वो फिर अगर उसको तपानी की तलब होती है तो फिर इजाफी पैसे देकर जो है वो ख़रीदा जा रहा है। जबकि जानवरों की अगर हम उसकी रेट की बात करें तो जानवर जो है वो कीमतें आसमान से बातें करते दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक ख़रीदार भी मौजूद है जो रात से मंडी के अंदर घूम रहे हैं, उन्हें ताहाल अब तक जानवर नहीं मिला। इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा आप कब से आए हुए यहाँ पे? सर मैं रात से इधर आया हुआ हूँ, रात से आया हूँ। पैसे लेके आएंगे? समझ लें घर से निकले हम 12 बजे रात को। आप पैसे लेके आए? पैसे लेके आए? पैसे लेकर आए। लग नहीं रहा बिल्कुल। क्योंकि इतने घंटे से कितने जानवर आपने लेने? हमें लेने कम से कम 2 जानवर, ठीक है, 2 जानवर लेने हैं। लेकिन यहाँ पे रेट जो है इतने हाई फाई हुए हैं कि कम से कम 3.5 मन का बछड़ा भी जो है वो 5 लाख 4.5 लाख, इससे नीचे नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है। तो आपकी रेंज कितनी है? मेरी तकरीबन रेंज है 3.5 तक की, 3, 3.25 इस रेंज पे। तो 10.5 हो गया, समझ नहीं आया इस रेंज में नहीं ये मिलता। रेंज है, बोलते नहीं बाबा इधर है, इस रेंज में तो मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं, तो क्यों आप घूम रहे बकरी ले हैं? जाओ, बकरा ले जाओ, ऐसे वो मजाक बना। शुएब ये कह रहे हैं कि वो जो व्यापार है वो कह रहा है बकरी ले लें, बकरा ले लें, मगर इसके आपकी जो आपके रेट है उसके अंदर जानवर नहीं मिल रहा नहीं है। पता, लास्ट में ना उसमें प्राइसेस सबसे ज्यादा हाइक होती हैं। आप इनको बताएं कि रुक जाएं चांद रात या ईद के फर्स्ट डे भी देखिए आ जाएंगे सब। जी देखिए, इनके साथ जो है बच्चे भी बड़ी तादाद में आए हुए हैं और वो
मंडी के अंदर ही मौजूद हैं। एक जानिब बच्चों को जो है बड़ा मजा आता है सौदे मंडी में। किए जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भावताव के जो शिकारी हजरात होते हैं वो पहले ही अपने जानवर पसंद करके जो है वो भावताव करके अपने जानवर लेके चले आते हैं। कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो अहले मोहल्ला के लिए जानवर दिलाने मार्केट कर, हाँ वो एक्सपर्ट होते हैं ना। मामू यार जरा चलना मेरे साथ यार। तो हाँ, अच्छा बता, हम अपना कुर्बानी का जानवर देखने जाते हैं और वो जो वहाँ के व्यापारी हैं हम उनके लिए कुर्बानी का जानवर होते हैं। सही बात है। वो हमारा शिकार कर रहे होते हैं, ये देखो इसकी कुर्बानी करूँ ना मैं, इधर आओ। तो वो थोड़ा सा जरा सॉफ्ट कॉर्नर रखिए। नादिया, हमारी व्यापार से बात हुई है, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि हम रहीम यार खान से जब कराची अपने जानवर लेके आए तो फी जानवर 35 से 40 हज़ार रुपये हमें यहाँ खर्चा आ रहा है। फिर रोज़ाना इनकी खिलाई पिलाई, पानी, और यहाँ टेंट तो मुयसर है ही नहीं, तो लाइट कहाँ होगी। अंधेरे में ये बैठे हुए जो शहरी जो खरीदार आ रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत, लेकिन इंतजामात तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं जैसे आपने बताया। अली बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची का अहवाल दिया। अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं जोहेब, मैं कहती हूँ नेक्स्ट ईयर ना कुछ ये बिजनेस करें कुछ। हाँ मैं भी ये मतलब कम से कम फैसिलिटीज तो देंगे, फैसिलिटीज देनी चाहिए। ये जो जिस तरह का सिस्टम है, दिस इज वेरी बैड। आपका फॉर्म मैं संभाल लूंगा। नहीं, मैं वाकई मैं कह रही हूँ कि आप पढ़े लिखे और दयानतदार लोगों को सामने आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो है ना हम इसका इंतजाम करें। तो मैं चला जाता हूँ, एक साल मैं देखभाल कर लूंगा, ले आऊंगा जानवर। यार व्हाई नॉट, कम से कम बंदा पैसे ले रहा है तो उनको फैसिलिटीज तो दो। पैसे तो आप टिका के दबा के ले रहे हैं, दिखाने को आपने ये भी रख दिया वो भी रख दिया, और आपको शर्म नहीं आ रही कि आप मतलब इतना ये नेक काम है और आप इतने गुनाह जो है अपने साथ लेके जाएंगे कब्र में। शर्म करनी चाहिए। बिल्कुल। ये कौन लोग हैं? एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक कर दो, ब्रेक कर ही दो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब हो जाए थोड़ा सा मौसीकी, संगीत, रूह की ग़ज़ा, सही बोल रही हूँ? ग़ज़ा नहीं, ग़ज़ा, रूह की ग़ज़ा। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि उस पर भी बात हो। हम लोग एंटरटेनमेंट में नए टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं, और सिंगर्स की बात करें तो हमारे माशाल्लाह क्या आवाजें हैं, क्या लड़कों की आवाजें हैं। उनके गाने सुनो यार, वो इतना आइडियलाइज करते हैं उनको यंगस्टर्स। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैं आपको बताऊं कुछ डेकेड्स में तो हमारे पास यंग होते नहीं थे सिंगर्स इतने ज्यादा, और लड़कियां बहुत कम थी। माशाल्लाह बच्चियां भी इतनी प्यारी प्यारी आवाज के साथ आ रही है। रमशा की आपने आवाज सुनी है? अमेजिंग। नहीं सुनी तो भी आपको सुनाते हैं, पहले सुना देते हैं थोड़ी सी। है भाई आपके पास? और उसका अपना पहला, हाँ रमशा भी यहाँ है नहीं, हम उसके पीठ पीछे बात कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा गाती है। और अभी इसका नया जो एक गाना है अभी रिलीज हुआ है, मैं और तुम और मैं क्यों नहीं, तुम और मैं पहले होती है, तो मैं और तुम दिखाएं जी जरा। रमशा का पहले गाना सुने। सूटकेस में लाश है मुझे लग रहा है नाजरीन। और जी हाँ, रिलीज हो गया आपके शहर में, आपके लैपटॉप फोन पे। मैं और तुम, ये मैं ही रह गई और तुम कहीं और चले गए। रिमशा है, रिमशा कुरैशी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। रिमशा ये सूटकेस में लाश है ना यार, उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, सीक्रेट है ये, है ना? बड़ी डार्क सी वीडियो, जबरदस्त। हमारी आवाज भी बिल्कुल डिफरेंट है। थैंक यू। वही जैज वाली, वेरी नाइस जैज टाइप में। यू हैव टू हियर द कोरस तो दैट्स माय फेवरेट पार्ट। वो क्या सुना? ख्वाब तोड़ दिए, छोड़ दिए पीछे सारे गम, अब अपनी राह पे चले हम। ख्वाब तोड़ दिए, छोड़ दिए पीछे सारे गम। यार ये जो तुम एकदम शुरू हुई हो ना मेरे कहने पे, मुझे उसके में तुम्हें 10 नंबर दे दूंगी। सुनाओ, बड़ा आई लव दैट। अच्छा आप लोग क्या शर्माते हैं लोग? मुझे लगता है तुमने रेडी ट्रेविस से ये इंस्पायर्ड है गाना। रेडी ट्रेविस, लिटिल बिट, बट यू नो मोर। यार बहुत सारी, इट्स टू लेट टू कम बैक होम।
क्या बोल रहे हैं? Excuse me, what you're हमने भी saying? सुना है भाई आप उस प्लीज जमाने में। ट्रांसलेट कर दें। भाई उस जमाने में हमने भी सुना है, कुछ हमारे भी कुछ मामला थे यार ऐसे। मेरी मुझे जैज़ वैज़ का कोई पता नहीं। नहीं मेरी एक्चुअली बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज नाजिया हसन। नाज़िया मैंने बहुत ऐसा नहीं है, मैंने देसी म्यूजिक से सुना, आई ग्रू अप पाकिस्तानी म्यूजिक मैंने बहुत सुना है। स्ट्रिंग्स हो गया, नूरी हो गया, नाजिया हसन हो गई, आबदा जी हो गई, सो लॉट्स ऑफ म्यूजिक लाइक दैट। मेरे घर में बहुत मेरे अम्मी अब्बू को शौक था। यार किसी को भी सुना दो, नाजिया हसन के हम गाने सुनते ना मेस्मराइज हो जाते हैं कि ये, और ये स्टाइल क्या था उनके गाने का, सो ब्यूटीफुल, और कोई सब कोशिश करते हैं वैसे आप गा नहीं पाते। लेकिन रमशा की आवाज तुम्हारी ऐसी है, वही जो जैसे कंट्री म्यूजिक भी तुम करो ना, तो वो भी गिटार बेस्ड, वो जबरदस्त एल्बम हिट होगी तुम्हारी। ठीक है, मैं I'll give notes to my team. This is beautiful, this is different, और अच्छा बच्चियां बड़े ये सो कहते हैं ना मॉडर्न कुड़ी है, ये मॉडर्न गाने गा रही है। लेकिन अगर समझो कि जिस तरह अगर कोई जो वीडियोस हमारी कोक वगैरह की बन रही, कोक स्टूडियोज या दूसरे, उसमें ना बड़ा फोक का टच बड़ा अच्छा लगता है। तो आप फोक भी गा सकते हो, पंजाबी भी गा सकते हो। पंजाबी मेरी, इवन दो आई एम पंजाबी, मेरी पंजाबी बहुत खराब है, बट मैंने फोक म्यूजिक भी गाया है, लाइक बलोची में। मुझे लगता है कि तुम्हारी फोक सुनाओ, बहुत प्यारी तुम्हारी आवाज है, वो उसके जैसी पक्की आवाज। तही चमन खुमारैना, तही जुल्फन वस्यह मारैना, मना जादू कोता, मना जादू कोता, मना जादू कोता, मना जादू कोता, अल्ले अल्ले मल्लो मल्लो ब्याह, अल्ले अल्ले मल्लो मल्लो ब्याह। That's बलोची। बड़ी स्ट्रांग। मुझे तो लगता है तुम वो इस तरह स्पेनिश वाला गाना भी गा सकती हो। और सिंधी वाला, सिंधी यस है ना, ये वाला भी गा सकती हो। ये वाला गाओ, ये वाला आता है रमशा कोई? नहीं, ये वाला नहीं आता। गा सकती हो तुम, गा सकती हो। यार सो मेरी आई हैव बीन गुड विद एक्सेंट्स कि मैं पकड़ लेती हूँ, तो मैं रट्टा लगा लूंगी तो फिर गा लूंगी। तो अच्छा, फैमिली का कितनी सपोर्ट है बच्चियों के गाने का? कब तुम्हें मतलब घर वालों को पता है, वो दे सपोर्टिव नॉट? यार तो मैं बहुत छोटी थी, मेरे माय बाबा सेज कि मैं जब से बस बोलना शुरू हुई हूँ मैं तब से गा रही हूँ। सो उनको शौक था, वो गाते थे, उनके अब्बा ने उनको म्यूजिशियन बनने नहीं दिया था। अच्छा, वो क्या क्लासिक? हाँ बस वो नहीं वो सुनते थे फुल ईगल्स और ये मेटालिका, जैज ब्लूज, तो वो बड़े कूल इंसान है। तो ये बस घर में वो माहौल था, म्यूजिक हम बहुत उससे सुनते थे। तो वी आर 4 सिस्टर्स, मैं सबसे छोटी हूँ। उन्होंने आई थिंक सब पे ट्राई किया और फिर मुझ पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो वो चल गया उनकी स्कीम। अच्छा, पता होता है घर में कोई इतना सुरीला इंसान हो ना, शौकीन, तो फिर वो इतना गाते हैं कि बच्चों के गले खुल जाते हैं, झाका खत्म हो जाता है। हमने बचपन में गाया नहीं, यकीन करो अब तक भी कोशिश ही कर रहे हैं। मजाल है 2 लाइनें सही तरह सुर में गा ले यार, बिकॉज़ कोई घर में गाता ही नहीं था। ये होता है कि घर में कोई एक हो ना आर्टिस्ट, आय हाय हाय, मेरे घर में एक्टर है। बेसुरा तो फिर भी चल जाता है, बेताला नहीं चलता ना, कुछ बेताले होते हैं। वो क्या होता है? ताला क्या होता है? बेताला है, बेताला बीट जो नहीं कर सकते, जो यानी होता है रिदम नहीं, ये रिदम है, रिदम को जब फॉलो नहीं कर सकते आप, तो इसका मतलब आप नहीं गा सकते। बीच में बड़े बेसुरे आए क्योंकि अब अच्छे गाने वाले नहीं थे बच्चे, तो बड़े बेसुरों को भी हमने बर्दाश्त किया, हम खुश हो जाते थे। एक ही गाना होता था उनका, और कुछ आलाप लगाते तो बेसुर हो जाते। आप समझ गए मैं किन की बात कर रही हूँ। पूरा ना करियर का एक गाना जो बस हिट हो गया और उस पर हमने भी गुजारा कर लिया, क्या सबर शुक्र किया, क्योंकि और कुछ था नहीं। अब बड़ी माशाल्लाह प्यारी बच्चियां जो गाना गा रही हैं, वो झोल वाली लड़की, आई लव हर वॉइस। तो ये मैं और तुम के बाद क्या है भाई, आगे एल्बम पूरी बन रही है उसमें? अभी सिंगल्स इंशाल्लाह, उसके बाद फिर एल्बम पे भी काम करेंगे, बट कॉन्स्टेंटली वर्किंग। आई एम नाउ साइंड विद ड्रीम स्टेशन रिकॉर्ड्स, ये एक रिकॉर्ड लेबल है, आई एम द डेब्यू आर्टिस्ट। सो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये काशान अदमानी ने प्रोड्यूस किया। अच्छा, आपने अपने YouTube चैनल पे नहीं डाली? ये प्रॉपर रिकॉर्ड लेबल है, प्रॉपर रिकॉर्ड लेबल है। सो इट्स बीन रिलीज्ड माशाल्लाह, इफ यू सी द व्यू काउंट वो भी अच्छा चल रहा है। बेटा हमारे जमाने में होती थी ना शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी, उसकी कैसेट आती थी, बस उसी की कैसेट आती थी और कुछ नहीं आता था। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं। शुरू हम सब ने वहीं से किया है, बट लाइक वो भी एक वो है ना, उस जमाने में करती थी ना। आप तो कोई म्यूजिक का चार्ट वो करती थी ना, शो या नहीं? लॉलीवुड टॉप 10 करती थी, म्यूजिक का नहीं करती थी। अच्छा, म्यूजिक का नहीं, वो गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास। फिल्मों के रिव्यूज करती थी बहुत ज्यादा। लेकिन रमशा, तुम्हारी इतनी मजे की आवाज है, आई थिंक कि तुम ना फ्यूजन कोक स्टूडियो का जिस तरह फॉर्मेट है उस पर सही बैठती हो, और उसमें अगर मौका मिले किसके साथ गाना चाहोगी कोलैबोरेशन? बहुत मुश्किल सवाल है ना। बहुत सारे लोग हैं। पहले तो मेरे दिमाग में पॉप आर्टिस्ट आते हैं, फैसल कपाडिया, नूरी के साथ आई वुड लव टू वैसे कोलैबोरेट। नूरी खुद इतना कम गा रहे हैं, तो बहुत कम गा रहे हैं। एक ही था, मुझे इतना पसंद है। अच्छा, नूरी का एक गाना आतिफ असलम के साथ आई वुड इफ यू सी आतिफ असलम, अच्छा, वो भी सही है। और
मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं इस वक्त ओपन बैठ के टीवी पे। और वो वाला वो जो सिंगर है हमारे रात को आधी रात को हमारा चैन तुम्हारे। यार आप गा सकती है? जी जी मैं ऐसा गा सकती हूँ। है ना, हो जाए पास करवा देती हूँ आपको। नहीं बाकी बड़ा तुम्हारी गाने सुनाओ भाई। उमेर हाँ मैं उमेर जायसवाल की बात करी, मुझे इतना पसंद है ना उनको जो चेंज किया ना मैंने तुम्हारा। यार आप दोनों गा सकते हैं। हाँ जी बेटा हम सारे काम कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप मतलब पेमेंट सही होनी चाहिए। गाना भी गा लेंगे, कॉन्सर्ट भी कर लेंगे लोग। उमेर मुश्किल में लग रहा है मुझे, बड़ी मुश्किल में लग रहा है। एक तारा नहीं उसमें जो टांग मारी है ना, वो जो लात मारी एक रात को लात मारी, वो बड़ा कमाल था मतलब। लेकिन जबरदस्त था। खैर अब मुझे सॉरी रमशा तुम बातें कर रहे हो, गाने सुनो। मैं सुना मैं गाना हो जाएगा, गाने सुनाओ, प्यारे प्यारे गाने, यही वाला सुना दे कोई और। नहीं मैं दूसरा सुनाती हूँ। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, लव यू वॉइस। क्या देखा वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। बनी का गाना है ना ये सजाद अली है। बोलो कल ही उनका आर्ट हाउस में कॉन्सर्ट हुआ परसों। हाँ उनकी बेटी से मिली रात को मैं ज़ौर से और खाने पे मिले। इतनी प्यारी बच्ची माशाल्लाह, बड़ा अच्छा गाना। अजय तू कदी रावी लंग जावे नहीं याद मुझे, नेक्स्ट टाइम मैं पहले से लिस्ट ले लूंगी फिर मैं याद करके आऊंगी। थोड़ा और कोई अच्छा नाज़िया हसन का गाना सुना दो। दिल में वो भी सबसे मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल, देखूं तुझको जूं ही हो जाऊं पागल पागल। मेरा फेवरेट पार्ट आएगा। तू मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा, रोज नए सपने दिखाने वाले, बूम बूम जब भी मिलते हैं मैं और तुम, आंखों आंखों में होते हैं गुम, दिल बोले बूम बूम। कितना मॉडर्न गाना था, आज भी ये लगता है कि इसी जमाने में सुनो लगता है कि ये अभी भी फिट बैठ रहा है। ये दिस इज लाइक एन इटर्नल है ना साउंड, बहुत बूम बूम ने चल रहा है, चलता रहे। भाई जबरदस्त। तो आगे रमशा क्या करना चाहती हो आगे, मतलब क्या प्लान है तुम्हारे? यार बहुत सारा म्यूजिक बजाना है, बहुत सारा म्यूजिक रिलीज करना है। सो मैं बहुत टाइम से मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है। मैं 2018 में कोक स्टूडियो में भी थी सीजन 11 में, तब मैं साउंड्स ऑफ कराची के साथ उनके बैंड का हिस्सा थी। तो बस तब से एक वो था कि यार बस आई वांट टू टेक आउट माय सोलो म्यूजिक, आई वांट टू रिलीज माय ओन स्टफ। फिर मेरी लास्ट ईयर काशान अदमानी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे गाते हुए सुना था एंड देन वी वर जस्ट लाइक कोलैबोरेटिवली केम टुगेदर। हैट्स ऑफ टू हिम बिकॉज मेरे वोकल्स इस तरह से जिस तरह इस गाने में सुनाई दे रहे हैं ना, नो वन हैज बीन एबल टू कैप्चर देम लाइक दैट। सो आई एम जस्ट बस हमारे पास भी अब आधा मिनट रह गया है और पसूड़ी हो जाए, पसूड़ी हो जाए। जाते जाते नहीं अपना भी गाना सुना देना यार तुम जाते जाते, क्योंकि ये रिलीज हो गया और इसको क्या करना है। आप स्पॉटिफाई पे हुए? यस, सो ये तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम हो रहा है, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, डीजर, एवरीथिंग, एंड यूट्यूब पे आपको रमशा आई लव इट। प्लीज गाने के साथ हम गाने के साथ क्लोजिंग होगी। एंड माशाल्लाह यू आर अमेजिंग, ऑल द बेस्ट। कोई अपना ही गाना, अपने गाना सही गला है इसका, सिंगर है बेबी, बेहतरीन फैन। और तुम हो गए जुदा जाने क्यों, पल पल का साथ था जैसे कोई ख्वाब था, मिलना मेरा तेरा अजीब इत्तेफाक था, दूर जो गया मुझे ऐसे भूल गया, तुम किए थे जो कभी सफादे भूल गया तू।